हे, इट्स रियू। सूरज की रोशनी छूते ही ये लड़का जलने लगता है। फिर भी ये रोज हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता है ताकि सूरज निकलने से पहले चोटी पर पहुंच सके। अपनी जान दांव पर लगाकर वो बस चाओ यांग ZQI को एब्जॉर्ब करना चाहता है ताकि खुद को हील कर सके और उस इमॉर्टल बनने के धुंधले से चांस को पकड़ सके। असल में ये भाई साहब एक्सीडेंटली एक कमजोर और गरीब फैमिली में ट्रांसमाइग्रेट हो गए थे। पिछले 3 सालों से तो ये गांव से बाहर भी नहीं निकले, इसलिए इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये दुनिया आखिर दिखती कैसी है। पर आज एक ऐसी घटना हुई जिसने इनका पूरा नजरिया ही बदल दिया। आज इनका सामना एक ऐसे जीव से हुआ जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस पावरफुल मॉन्स्टर के सामने ये इतने बेबस थे कि एक हाथ तक नहीं उठा पाए। उस पल इन्हें एहसास हुआ कि पावर कितनी जरूरी है। जब ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तभी अचानक एक जोरदार मुक्का उस मॉन्स्टर के सिर पर पड़ा और उसे वहीं राख कर दिया। ये देखकर बाई ZUA को समझ आ गया कि इस मॉन्स्टर से भरी दुनिया में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ ताकत ही काम आएगी। घर वालों के मना करने के बावजूद वो मिंग शू के साथ लाई यांग बैंग जाकर मार्शल आर्ट सीखने की जिद पर अड़ गए। और कमाल की बात तो ये है कि आज रात इन्होंने अचानक अपना हूं नेंग एक्सीटोंग एक्टिवेट कर लिया। अब इस सोल एनर्जी की मदद से वो अपने एट्रीब्यूट्स और स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे एक ताकतवर योद्धा बनना तो बस इनके लिए वक्त की बात है। बस दिक्कत ये है कि अभी उन्हें ये नहीं पता कि ये एनर्जी मिलेगी कहां से। शायद इसका कनेक्शन उस मरे हुए मॉन्स्टर से हो। तो बस वो अपनी इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए बेताब थे। पर अगले ही दिन जैसे ही ये लोग लाई यांग बैंग के अंडर आने वाली क्यूइंग ही पहुंचे, तभी किस्मत से वहां ली परिवार गुई तोझाई के चौथे मास्टर को सजाए मौत देने की तैयारी कर रहा था। ये देखकर बाई ZUA की आंखें चमक उठीं, क्योंकि अपनी थ्योरी को टेस्ट करने का इससे अच्छा मौका और क्या ही होता। अगर लक ने साथ दिया तो शायद उनकी हूं नेंग भी बढ़ सकती थी। बिना देर किए वो मिंग शू के साथ उस जगह पहुंच गए जहां सजा दी जानी थी। जैसे ही जल्लाद अपना काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ा, उस गुई तोझाई के चौथे मास्टर ने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। उसने चिल्ला कर कहा, तुम जैसों की क्या औकात जो मुझे मार सको। अचानक उसके शरीर की मसल्स फूलने लगी और ऐसा लगा कि उसे बांधने वाली रस्सियां बस अब टूटने ही वाली हैं। नीचे खड़ी पब्लिक में भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाने लगे, भागो, कैदी आजाद होने वाला है। मंच पर मौजूद जल्लाद ने जैसे ही ये देखा, उसने तुरंत अपनी भारी तलवार उठाई और एक तेज चमक के साथ चौथे मास्टर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। पर उस मौत के पल में बाई ZUA का ध्यान कहीं और ही था। वो पूरी तरह से शॉक्ड होकर अपने सिस्टम पैनल को घूर रहे थे। उनकी हूं नेंग एक झटके में 800 पॉइंट्स बढ़ गई थी। ये उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था, क्योंकि एक छोटे भूत से तो उन्हें सिर्फ 15 पॉइंट्स ही मिले थे। क्या इसका मतलब ये था कि मरने वाले की ताकत ही तय करती है कि कितनी हूं नेंग मिलेगी? इसी डाउट को क्लियर करने के लिए उन्होंने तुरंत मिंग शू से उस चौथे मास्टर की ताकत के बारे में पूछा। मिंग शू ने बताया कि गुई तोझाई का खौफ ऐसे ही नहीं है, इसके चारों मास्टर्स की पावर कमाल की है। भले ही चौथा मास्टर वुलियांग इनमें सबसे कमजोर था, पर सुना है कि उसने 3 साल पहले ही वाई द्वानदा चेंग पूरा करके नेलियान लेवल में कदम रख दिया था। आज के समय में वो मुझसे भी काफी ज्यादा पावरफुल था। ये सुनते ही बाई ZUA का शक यकीन में बदल गया। वाकई जितनी ज्यादा दुश्मन की पावर होगी उतनी ही ज्यादा हूं नेंग हाथ लगेगी। इसके बाद वे लाई यांग बैंग की ब्रांच पहुंचे। उन्हें लगा था कि मिंग शू की जान पहचान की वजह से एंट्री आसानी से मिल जाएगी, पर किस्मत खराब थी। बदकिस्मती से इस बार भर्ती का जिम्मा मिंग शू के पुराने दुश्मन लॉजिस्टिक्स इंचार्ज जैंग बो के पास था। जैसा कि डर था, जैंग बो ने इन तीनों को रोकने के लिए चालाकी दिखाई और टेस्ट के स्टैंडर्ड्स ही बदल दिए। जहां पहले सिर्फ 80 किलो का पत्थर उठाना होता था, उसे बढ़ाकर अब सीधा 200 किलो कर दिया गया। ये देखकर मिंग शू भड़क गए और बोले, तुम एक नए चेले के लिए गैंग के ऑफिशियल मेंबर्स वाला स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? लेकिन जैंग बो ने लेफ्ट प्रोटेक्टर लियू यांग का नाम लेकर उनका मुंह बंद कर दिया, जिससे मिंग शू चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाए। तभी उनके साथ आए एक लड़के ने आगे बढ़कर चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और कहा, बस 200 किलो ही तो है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और देखते ही देखते उस भारी पत्थर को हवा में उठा दिया। ये देख जैंग बो का चेहरा उतर गया, पर मजबूरी में उसे उस लड़के को पास करना पड़ा। इसके बाद कई और बच्चों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस पत्थर को हिला तक नहीं पाया। जैंग बो को फिर से चौड़ में आने का मौका मिल गया और वो ताना मारते हुए बोला, कितनी निराशाजनक बात है, पूरे टेस्ट में सिर्फ एक ही लड़का पास हुआ। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाई ZUA ने टोकते हुए कहा कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। वो सीधे उस पत्थर के पास पहुंचे और अपना सिस्टम पैनल खोलकर अपनी सारी एट्रीब्यूट्स को मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ा दिया। फिर सबकी फटी रह गई आंखों के सामने उन्होंने बड़ी आसानी से उस 200 किलो के पत्थर को गोद में उठा लिया। ये देख जैंग बो बुरी तरह चिढ़ गया, पर उसके पास अब इन दोनों को गैंग में शामिल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इधर मिंग शू की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि सेलेक्ट होने वाले दोनों बच्चे उन्हीं के करीबी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बाई ZUA और उसके साथी को लाई यांग बैंग का ऑफिशियल चेहरा नहीं बनाया गया है।
ज़ांग बो ने जानबूझकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए ज़ावू एक्सयूएट्यू यानी घरकाज करने वाले मामूली नौकरों की कैटेगरी में डाल दिया था। इसके बाद मैनेजर क्वान शियान शेंग ने उन्हें गैंग के रूल समझाए। उन्होंने बताया कि लाई यांग बैंक के हर मेंबर को 3 नियम, 5 कानून और 12 शर्तें माननी पड़ती हैं। अगर किसी ने भी गलती की तो सज़ा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ सकती है। हालांकि उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि तुम जैसे छोटे नौकरों से इतनी बड़ी गलती होगी भी नहीं। असल में इस गैंग में 2 तरह के चेले होते हैं, एक वाई मैन और दूसरे ने मैन। आमतौर पर सब वाई मैन से शुरू करते हैं, लेकिन जिसे किसी बड़े ऑफिसर ने सजा देनी हो या जिससे कोई बड़ा आदमी चिढ़ा हुआ हो उसे ही सीधा ज़ावू श्यूतू बनाया जाता है। इससे पहले कि ये दोनों अपनी सफाई देते, मैनेजर साहिबा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि अब किस्मत को मान लो और काम पर लग जाओ। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो प्रमोशन मिल सकता है। तभी बाई जी यूए ने पूछ लिया कि क्या एक मामूली नौकर भी मार्शल आर्ट सीख सकता है। क्यान शियान शेंग ने जवाब दिया कि अगर सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एप्लीकेशन दे सकती हूँ, पर काम इतना ज्यादा होगा कि प्रैक्टिस के लिए टाइम मुश्किल से ही मिलेगा। इसके बावजूद दोनों ने मार्शल आर्ट सीखने के लिए तुरंत हाँ कर दी। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने जी तोड़ मेहनत की और फाइनली वो दिन आ ही गया जब उन्हें कल सुबह वाई मैन के चेलों के साथ ट्रेनिंग की परमिशन मिल गई। और अगली सुबह होते ही वे दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड यान वू चैंग पहुंच गए। ट्रेनिंग ग्राउंड पूरी तरह खाली था। ज़ांग गुओवी को लगा कि शायद वे बहुत जल्दी आ गए हैं, पर तभी बाई ज़ीयुए की नज़र वहां मौजूद एक लड़के पर पड़ी जो जान जुआंग की प्रैक्टिस कर रहा था। बाई ज़ीयुए ने एक ही नज़र में उसकी तकनीक समझ ली और तुरंत उसे कॉपी करने लगे। जब ये दोनों अपनी प्रैक्टिस में पूरी तरह खोए हुए थे तभी उस लड़के की नींद टूटी और वो बोला, ऐसे प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। पहले तुम्हें छनडिंग जुआंग में शाओचेंग लेवल हासिल करना होगा, उसके बाद ही तुम ह्यो जुआंग और आगे की मार्शल आर्ट सीख सकते हो। ये सुनकर बाई ज़ीयुए को अपनी गलती समझ आई और उन्होंने फौरन हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, प्लीज भाई हमें गाइड करो। क्युन शाओपिंग ने बड़े प्यार से समझाना शुरू किया कि छनडिंग जुआंग का असली मतलब है स्थिरता, पर इसका मतलब ये नहीं कि बस बुत बनकर खड़े रहो, बल्कि शरीर के अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट करके अपने ब्लड और मसल्स को मजबूत बनाना है। उसने आगे कहा, मेरा बेस अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, तुम्हें मास्टर से सलाह लेनी चाहिए। उनका छनडिंग जुआंग अब डा चेंग लेवल पर है और वो हवा के जरिए भी तुम्हारे शरीर में पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार वो एनर्जी तुम्हारे अंदर आ गई तो ये प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाएगी। बाई ज़ीयुए ने शुक्रिया अदा किया। जैसे जैसे वक्त बीता, ग्राउंड में भीड़ बढ़ने लगी और आखिर में मास्टर होंगगैंग वहां पहुंच ही गए। पर उन्हें देखते ही इन दोनों के मन में एक बुरा ख्याल आया, क्योंकि ये वही मोटा आदमी था जो ज़ांग बो के पीछे खड़ा रहता था। होंगगैंग ने सबको अपनी तरफ देखने का इशारा किया और खुद सही पोज बनाकर दिखाया। उन्होंने समझाया कि भले ही छनडिंग जुआंग एक बेसिक तकनीक है, पर यही तुम्हारी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करने और खून की ताकत बढ़ाने का काम करती है। मास्टर के शरीर की पावर इतनी बढ़ गई कि उनके कपड़े चिथड़े चिथड़े होकर फट गए। उन्होंने ऐलान किया कि अब वो सबके अंदर अपनी एनर्जी यानी जिन ट्रांसफर करेंगे। ये सुनकर बाई ज़ीयुए और उसके साथी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर इसी पल का तो इंतजार था। तभी होंगगैंग एक चेले के पास पहुंचे और बोले, ये तुम्हारा तीसरा चांस है, अगर इस बार भी फेल हुए तो सीधे बोरिया बिस्तर समेटकर नौकरों वाले काम में लग जाना। उन्होंने उसके सीने पर एक जोरदार हाथ मारा, पर अगले ही पल वो लड़का घुटनों के बल गिरकर कांपने लगा, मतलब एनर्जी ट्रांसफर फिर से फेल हो गया था। ये देख बाई ज़ीयुए समझ गए कि मामला जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। तभी मास्टर की नज़र इन दोनों पर पड़ी और वो तंज कसते हुए बोले, अरे ये तो एक्सयू मिंग के भेजे हुए वो खास टैलेंटेड लड़के हैं ना। जंग साहब ने खास तौर पर कहा था कि तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखना है। इतना कहते ही उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों से वार किया और बाई ज़ीयुए और उनका साथी हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। मास्टर बड़े रूखे अंदाज में बोले, ये इतने कमजोर हैं कि मेरी एनर्जी का झटका भी नहीं झेल पाए। याद रखना, मेरी दी हुई इस पावर के साथ जो 10 दिन में प्रैक्टिस पूरी कर लेगा वो नेमैन चेला बनेगा, जो 30 दिन लेगा वो वही मैन में जाएगा, और जो नहीं कर पाया वो इन दोनों बेवकूफ़ों की तरह हमेशा नौकर ही बना रहेगा। इतना बोलकर वो बिना पीछे मुड़े वहां से चले गए। बाई ज़ीयुए जमीन पर लेटे हुए तेजी से सांसें ले रहे थे, पर तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर के अंदर एक नई और अनजान ताकत दौड़ रही है। वो पावर उनके अंदर पागलों की तरह सर्कुलेट हो रही थी। जैसे ही उन्होंने अपना सिस्टम पैनल खोलकर देखा, सिस्टम को देखकर उन्हें समझ आ गया कि अब इसे युआन मैन लेवल तक पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि जल्द से जल्द छनडिंग जुआंग में महारत हासिल करनी होगी, इसलिए उन्होंने काम के साथ साथ पागलों की तरह प्रैक्टिस शुरू कर दी। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद न सिर्फ उनके सारे एट्रीब्यूट्स बढ़ गए, बल्कि उन्होंने अपनी लिमिट्स को भी पार कर दिया। अब छनडिंग जुआंग का मास्टर बनना बस कुछ ही समय की बात थी। तभी ज़ांग गुओवी ने आकर बताया कि क्वेन शियन शेंग ने उन्हें बुलाया है। शायद उनके काम की नई शिफ्ट या जगह को लेकर कोई बात थी। वहां पहुंचने पर क्वेन मिंग ने बताया कि कोई उन्हें यहां से कहीं दूर बाहर भेजना चाहता है।
हालांकि उसने एक रास्ता भी सुझाया कि वो एक्सयू मिंग के नाम का इस्तेमाल करके उन्हें यहीं रुकवा सकती है, लेकिन इसके बदले दोनों को 5-5 चांदी के सिक्के देने होंगे। अब बाइज़ियुए ठहरे गरीब घर के, उनके पास इतने पैसे कहाँ। उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि जैसा अरेंजमेंट करना है कर दो। ये सुनकर क्युआन मिंग चिढ़ गई और मन ही मन सोचने लगी कि फिर से 2 कंगालों से पाला पड़ गया। उसने तुरंत जांग गुओ यी की ड्यूटी कुई युए हुआ चुआन में लगा दी और बाइज़ियुए को मिंगजू जीलू भेज दिया। वहां से निकलते ही जांग गुई गुस्से में उबलने लगा और बोला, अगर वो कमीना जांगबो बीच में ना आता तो हम आज नेमैन के चेले होते। पर बाइज़ियुए को कुछ और ही शक था। उन्होंने कहा कि बात इतनी सीधी नहीं है। उनके हिसाब से जैसे ही उन्हें नौकर बनाया गया, जांगबो का मकसद पूरा हो गया था और उसे अब आगे परेशान करने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर साथी हैरान रह गया और पूछा, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि हमें यहां से निकालने वाली क्युआन मिंग है? और ये सच भी था, क्योंकि क्युआन मिंग को बस पैसों से प्यार था। जल्द ही दोनों अपनी नई मंजिल क्युई ये हुआ चुआन पहुंच गए। जांग गुओ वाई का स्वागत तो वहां की खूबसूरत लड़कियों ने किया, जिसे देखकर लगा कि भाई की तो लॉटरी लग गई है। लेकिन बाइज़ियुए की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें सबसे थका देने वाले काम यानी किचन में हेल्पर की ड्यूटी मिली। पूरा दिन हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद जब वो आराम करने कमरे में पहुंचे तो देखा कि रूममेट एलियर गू खर्राटों के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब नींद तो आने से रही, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस टाइम का इस्तेमाल छन डिंग जुआंग की प्रैक्टिस के लिए किया जाए। अचानक उनका पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया, हाथों की नसें उभर आईं और स्किन का 1-1 इंच फड़कने लगा। हद तो तब हो गई जब उनका पसीना शरीर से नीचे गिरने के बजाय ऊपर की तरफ बहने लगा। ये इस बात का सबूत था कि उन्होंने छन डिंगजुआंग के रूमैन लेवल को हासिल कर लिया है। बाइज़ियुए ने धीरे से आंखें खोलीं और महसूस किया कि शरीर के अंदर खून का बहाव किसी नदी की लहरों की तरह स्मूथ हो चुका है। उन्होंने एक्साइटमेंट में अपना सिस्टम पैनल चेक किया, जहां सारे एट्रीब्यूट्स पहले से काफी बढ़ चुके थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो हूं नेंग खर्च करके अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते थे। उन्होंने बिना सोचे समझे 200 पॉइंट्स उड़ा दिए और छन डिंगजुआंग को सीधा शाओ चेंग लेवल पर पहुंचा दिया। उसी पल उन्हें अपने अंदर एक पावरफुल एनर्जी यानी जिन पैदा होती महसूस हुई। अब इस तकनीक पर उनकी पकड़ और समझ एक खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी थी। सिर्फ एक लेवल अपग्रेड करते ही उन्हें अपनी ताकत में जबरदस्त उछाल महसूस हुआ और सिस्टम पैनल ने भी कंफर्म कर दिया कि उनके तीनों मेन एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बाइज़ियुए मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें यकीन हो गया कि अगर उनकी पावर इसी तरह बढ़ती रही, अगर उनके पास पर्याप्त नेंग हो, तो वे अपनी काबिलियत को अनलिमिटेड तरीके से बढ़ा सकते हैं। जिस चीज को हासिल करने में दूसरों को 3 से 5 साल लग जाते हैं, उसे ये भाई साहब बस एक पल में कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद उन्होंने 400 नेंग पॉइंट्स और खर्च किए और छन डिंगजुआंग को सीधा डा चेंग लेवल पर पहुंचा दिया। उस पल उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने सालों तक कड़ी तपस्या की हो और बार बार की प्रैक्टिस से उनके सारे एट्रीब्यूट्स भी बढ़ गए। जैसे ही वो पूरी तरह होश में आए, ताकत का एक जबरदस्त एहसास उनके मन में भर गया। अब उन्हें समझ आया कि आखिर क्यों हर योद्धा ताकत के पीछे पागल रहता है। नियम के मुताबिक लाई यांग बैंग का कोई भी चेला अगर छन डिंगजुआंग को शाओ चेंग लेवल तक ले आता है तो वो हेडक्वार्टर जाकर एक मार्शल आर्ट स्किल ले सकता है। अब जबकि इनका लेवल डी चेंग हो चुका था तो पता नहीं इन्हें क्या शानदार चीज मिलती, पर अगले ही पल उन्होंने इस विचार को छोड़ दिया। अगर लोगों को पता चला कि इन्होंने सिर्फ 5 दिनों में वो लेवल हासिल कर लिया है जिसे पाने में दूसरों को 3-5 साल लगते हैं, तो पक्का सब शक करने लगेंगे। इसलिए अब से उन्हें थोड़ा संभलकर और लो प्रोफाइल रहना होगा। जब उन्होंने अपना सिस्टम पैनल चेक किया तो देखा कि उनके एट्रीब्यूट्स फिर से मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच चुके हैं और बची हुई नेंग इतनी नहीं थी कि वो छन डिंगजुआंग को युआन मैन लेवल पर ले जा सकें। अब वक्त आ गया था कि कहीं से और सोल एनर्जी जुगाड़ी जाए। इसलिए अगले दिन बाइज़ियुए ने सनशु को ढूंढा और कहा कि वो उनके साथ स्लॉटर हाउस यानी कसाई खाने से मीट लेने चलेंगे। उनका प्लान सिंपल था, अगर वो सनशु से अच्छी बनाकर रखेंगे तो उन्हें रोज स्लॉटर हाउस जाने का मौका मिलेगा, जहां से वो ढेर सारी नेंग बटोर सकेंगे। और अगले ही दिन वो सनशु के साथ स्लॉटर हाउस के लिए निकल पड़े। इतने सारे जानवरों को काटने की वजह से अब हर दिन कुछ न कुछ नेंग तो जमा हो ही रही थी। लेकिन जैसे ही ये दोनों मांस लेकर गैंग वापस पहुंचे, दूर से चीखने चिल्लाने और लड़ने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें सीधे एलाई परिवार की हवेली की तरफ से आ रही थीं, जिससे उन्हें तुरंत समझ आ गया कि गुई तोजाई के लोग अपना बदला लेने आ पहुंचे हैं। अगले ही पल सनशु ने भाई अपना ख्याल खुद रखना कहा और वहां से पतली गली पकड़ ली। बाइज़ियुए ने भी वहां से निकलने की कोशिश की, पर जैसे ही वो एक गली में पहुंचे, उन्हें चारों तरफ से लड़ने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उन्हें समझ आ गया कि अगर वो सीधे भागे तो पक्का गुई तोजाई के गुंडों से भिड़ंत हो जाएगी। तभी उन्हें पास में एक दरवाजा दिखा और बिना सोचे समझे वो उसके अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही उन्हें जो दिखा वो वाकई हैरान करने वाला था। एली परिवार के बड़े बुजुर्ग और उनके दूसरे बेटे को गुई तोजाई के लोगों ने एक तंग गली में घेर रखा था।
ली लाओ येजी ने तंज कसते हुए कहा, गुई तो जाई ने तो मेरे परिवार को बहुत ज्यादा इज्जत दे दी जो एक साथ अपने दूसरे और तीसरे मास्टर को भेज दिया। ये सुनकर दूसरे मास्टर लियू जी पिंग ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, जब तुम लोगों ने सरेआम हमारे चौथे मास्टर को सजा दी थी तब एली परिवार के दूसरे साहब का बड़ा रौब था ना। आज मैं देखता हूं कि तुम लोग अपनी वो अकड़ कैसे बचाते हो। ली लाओ येजी को अच्छी तरह पता था कि वो इन सबके सामने अकेले नहीं टिक पाएंगे, इसलिए उन्होंने सीधे लियू जी पिंग से दो हाथ करने का फैसला किया। लियू जी पिंग ने अपने छोटे भाई को इशारा किया कि वो बीच में ना पड़े और बस एली परिवार के दूसरे लड़के पर नजर रखे। अगले ही पल बूढ़े एलाई ने बिजली की फुर्ती से उन पर हमला कर दिया। उनका भाला तेजी से नीचे की तरफ बढ़ा पर लियू जी पिंग को खरोंच तक नहीं आई। बूढ़े मास्टर ने गुस्साते हुए एक जोरदार वार ऊपर की तरफ किया जो सीधे निशाने पर लगा, पर इस हमले ने लियू जी पिंग को डराने के बजाय लड़ने के लिए और भी उकसा दिया। इसके बाद तभी लियू जी पिंग के हाथ में एक अजीब सी तलवार चमक उठी। ली लाओ येजी समझ गए कि ये तलवार कोई मामूली चीज नहीं है, पर सोचने का टाइम किसके पास था। लियू जी पिंग का हमला इतना तेज था कि लाओ येजी को उसे रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगानी पड़ी। पास खड़े दूसरे बेटे ने मदद के लिए कदम आगे बढ़ाए, पर लाओ येजी ने उसे तुरंत पीछे रहने को कहा। ये देख लियू जी पिंग ठहाका मारकर बोला, अरे भाई, तुम दोनों साथ में ही आ जाओ, क्योंकि आज तुम में से कोई नहीं बचने वाला। इतना कहते ही उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और अगले ही पल जमीन फाड़ते हुए अनगिनत जियान क्यूआई बाहर निकलने लगी। ली लाओ येजी को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन लियू जी पिंग पलक झपकते ही उनके सामने आ पहुंचा। लाओ येजी समझ गए कि अब बचना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने अपनी सारी एनर्जी को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। पर जैसे ही तलवार टकराई, उन्हें एहसास हुआ कि लियू जी पिंग उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, ली एक्सू, भागो, अपने बड़े भाई को ढूंढो और उसे आज की सारी बात बता दो। तीसरा मास्टर वू योंग ये सुनते ही उसके पीछे लपका। इसी बीच लियू जी पिंग ने अपनी असली औकात दिखाई। उसके पीछे एक खौफनाक खून जैसी लाल परछाई उभर आई और उसकी तलवार से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने पूरे माहौल को दहला दिया। ली लाओ येजी की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने डरते हुए कहा, तुम उस क्यूआईजाई लेवल पर पहुंच गए हो। अगले ही पल उनकी भाला टूटकर बिखर गया और तलवार सीधे उनके शरीर के पार हो गई। पर मरते मरते भी लाओ येजी के चेहरे पर एक अलग ही जिद थी। उन्होंने अपना पैर टूटे हुए भाले की नोक पर रखा। वो अपनी जान की बाजी लगाकर एक आखिरी जानलेवा हमला करने वाले थे। लाओ ये रजा ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और उस टूटे हुए भाले की नोक को हवा में किक कर दिया। जैसे ही व्यू योंग भागते हुए ली एक्सयू को पकड़ने ही वाला था, उसने देखा कि भाले की वो नोक बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ आ रही है। उसने एक जोरदार चीख के साथ अपनी पावर से उस नोक के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर इसी एक पल की देरी की वजह से एलाई एक्सयू नजरों से ओझल होकर काफी दूर निकल गया। वू योंग गुस्से में अपने दांत पीसने लगा, पर तभी लियू जीपिंग ने ली लाओ येजी की लाश को देखकर एक कमीनी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कर, मैं अभी तेरे बेटे को तेरे पास भेजता हूं। उसने अपना हाथ टारगेट की तरफ सीधा किया और उसके हाथ के चारों ओर एक लाल रंग का एनर्जी सर्कल बन गया। अगले ही पल वहां से एक लाल रंग की लेजर जैसी जीएनक्यूआई निकली जो सीधा एलाई परिवार के दूसरे बेटे की तरफ बढ़ी। बेचारा लड़का जैसे ही दीवार फांदकर भागने वाला था, उसे पीछे से एक जोरदार झटका लगा और वो खून की उल्टियां करने लगा। वो किसी फुटबॉल की तरह दीवार से जा टकराया और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पत्थर की वो मजबूत दीवार चकनाचूर हो गई। लाई एक्सयू मलबे के बीच बेहोश पड़ा था, हिलने डुलने लायक भी नहीं बचा था। ये पूरा मंजर बाई जी यूए अपनी आंखों से देख रहा था। उधर लियू जीपिंग ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जाओ और उसका काम तमाम कर दो। एक छोटा गुंडा तो शेख ही बघारने लगा कि वो उसका सिर काटकर फुटबॉल की तरह खेलेगा। एलाई एक्सयू को लगा था कि शायद मुर्दा बनने का नाटक करके वो बच जाएगा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतने बेरहम निकलेंगे। जैसे ही दुश्मन उसे काटने के लिए तलवार उठाने ही वाला था, उसने पूरी ताकत से जमीन पर हाथ मारा और हवा में उछल गया। उसने हवा में ही अपनी स्पेशल मूव व्यू एली हुई टीएन का इस्तेमाल किया, जिससे आसपास के गुंडे हवा में गुब्बारे की तरह उड़े और जमीन पर गिरते ही ढेर हो गए। अब वो इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की बधाई हो, लड़का वहां से 9-2-11 होने में कामयाब रहा। लियू जियानपिंग ने अपनी पूरी लाइफ में इतना निडर बंदा नहीं देखा था, इसलिए उसे इस लड़के में थोड़ी दिलचस्पी होने लगी और उसने तुरंत अपने आदमियों को इसे जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दे दिया। गुंडों की एक टोली उसके पीछे लग गई। इधर लड़के ने चैन की सांस ली। वो अब तक अपनी प्रेजेंस छुपा कर रखा था, इसलिए बचा हुआ था। पूरी सावधानी बरतते हुए उसने अपना सिर बाहर निकालकर आसपास देखा और जब कन्फर्म हो गया कि कोई नहीं है, तब जाकर वो हिम्मत करके बाहर निकला। चारों तरफ तबाही मची थी, इसलिए उसने वहां एक सेकंड भी रुकना ठीक नहीं समझा। वो बस उस खतरनाक जगह से निकलने ही वाला था कि तभी मलबे के बीच उसे एक मिस्ट्री बॉक्स यानी एक रहस्यमयी बैग दिखा। उसने फौरन उसे उठा लिया। उसे लगा कि पक्का ये एलाई परिवार के दूसरे साहब का कोई कीमती खजाना होगा।
बिना देर किए उसने उसे अपनी जेब में ठूंस लिया ताकि हॉस्टल जाके आराम से देख सके कि अंदर आखिर है क्या। क्राइम सीन मिंगजू जिऊ लू से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए लड़का आधे घंटे की दौड़ लगाकर वापस अपने स्टाफ रूम पहुंच गया। वो चुपके से अपने कमरे में घुसने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, छोटू। लड़के ने पलट कर देखा तो सामने वही संशू खड़े थे जो अभी कुछ देर पहले उसे मरता छोड़कर भाग गए थे और अब ऐसे मिल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। संशू ने उससे पूछा कि अब होटल वापस आकर उसका आगे का क्या प्लान है। लड़का एकदम ब्लैंक था, उसे समझ ही नहीं आया कि अंकल कहना क्या चाहते हैं। संशू ने उसकी तरफ देखते हुए चेतावनी दी कि उसे खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। अगर किसी को भनक भी लग गई कि वो उस लड़ाई का चश्मदीद गवाह है तो बिन बुलाए मुसीबतें उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगी। लड़का आखिरकार समझ गया। लड़का अब संशू की बात का मतलब समझ चुका था, इसलिए उसने तुरंत उनसे गाइडेंस मांगी। अंकल ने सलाह दी कि सब कुछ नॉर्मल रखो, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगर कोई पूछे भी तो बस अनजान बन जाना। इसके बाद दोनों वापस उसी जगह गए जहां से उन्हें मीट उठाना था। संशू को पता था कि इस लड़के को मार्शल आर्ट्स का बड़ा शौक है, तो उन्होंने मजे मजे में पूछ लिया कि क्या उसका छनडिंग जुआंग अब तक रूमैन लेवल पर पहुंचा है या नहीं। लड़का अपनी असली पावर छुपाना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि बस अभी अभी रूमैन हुआ है। एनर्जी ट्रांसफर के बाद से अब तक 10 दिन हो चुके थे और इस स्पीड के हिसाब से वो आराम से एक नेमैन चेला बन सकता था। लेकिन अफसोस, बाहर की दुनिया की पॉलिटिक्स किसी जंग से कम नहीं है। शायद अपनी उस पुरानी गलती को सुधारने के लिए जब वो लड़के को अकेला छोड़ भागे थे, संशू ने उसे अपनी खानदानी तलवारबाजी सिखाने का फैसला किया। ये सुनकर लड़का खुशी से झूम उठा, क्योंकि इस वक्त उसे मार्शल आर्ट्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी। रास्ते भर वो मार्शल आर्ट्स के बारे में सवाल पूछता रहा। उसे ये जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि आखिर किस लेवल पर पहुंचकर कोई वाई डुआन मास्टर बनता है। संशू ने समझाया कि वाई डुआन का मतलब है अपने शरीर, हड्डियों और खाल को पत्थर जैसा मजबूत बनाना, और छनडिंग जुआंग तो बस इस लेवल की शुरुआत करने का एक बेस है। लड़का फिर भी नहीं माना और बाल की खाल निकालते हुए पूछने लगा कि वाई डुआन की प्रैक्टिस कैसे होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। अंकल ने बड़े प्यार से उसे समझाना शुरू किया कि वाई डुआन की प्रैक्टिस के लिए शरीर की ऊर्जा को पूरी तरह कंट्रोल करना पड़ता है। उन्होंने अपनी तगड़ी मसल्स दिखाते हुए कहा कि शरीर के अंदर एनर्जी का फ्लो ऐसा होना चाहिए जैसे कोई चूहा शरीर के भीतर दौड़ रहा हो। तभी गांव में अचानक एक टैलेंटेड बच्चा आसमान से टपका। वो बच्चा इतना टैलेंटेड था कि आधे महीने में रेंगने लगा, 3 महीने में चलने लगा और 5 महीने का होते होते तो कविताएं सुनाने लगा था। पर गांव वालों को उससे इतनी जलन हुई कि उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। संशू ने अपनी तगड़ी मसल्स दिखाते हुए लड़के को एक डेमो दिया और बताया कि जब तुम्हारी बॉडी इस लेवल पर पहुंच जाए तभी तुम असली मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन याद रखना, वाई डुआन तकनीक हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये हर पंथ के सीक्रेट हथियार होते हैं और पूरे क्विंग ही जैन में इन्हें जानने वाले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जैसे वू डैंग पैकी कुई हुआ बाओ डियान और हुआ शान पैकी उनुजेन जिंग, ये सब वाई डुआन मार्शल आर्ट्स के टॉप लेवल के नमूने हैं। संशू ने उसे समझाया कि मार्शल आर्ट्स की तकनीक और फाइटिंग स्किल्स एक पक्षी के 2 पंखों या गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं। अगर एक भी कमजोर पड़ा तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं तो तुम अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन को भी धूल चटा सकते हो। उन्हें अपने सीनियर की याद आई जो शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद इतने तेज दिमाग के थे कि उन्होंने सैकड़ों हुनर सीख लिए और पूरी दुनिया में तिएन शन शू लियू डांग के नाम से मशहूर हुए। ये सुनकर लड़के का खून खौल उठा और वो भी लियू डांग जैसा लेजेंड बनने के सपने देखने लगा। अंकल ने उसे चैलेंज दिया कि पहले अपनी छनडिंग जुआंग को शाओ चेंग लेवल तक ले आओ, तब वो उसे अपनी खानदानी तलवारबाजी सिखाएंगे। लड़का वापस अपने कमरे में आया और सिस्टम चेक करने लगा। उसे पता चला कि उसके पास अब 600 से ज्यादा नेंग पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। भले ही सुबह का वाकया काफी डरावना था, पर इतने सारे पॉइंट्स मिल जाना उसके लिए घाटे का सौदा नहीं था। और तो और, उसके पास एलआई परिवार के दूसरे साहब का वो रहस्यमयी बैग। आखिरकार ये चीज किसी बड़े घराने की है तो पक्का इसकी अच्छी खासी वैल्यू तो होगी ही। उसने बिना टाइम वेस्ट किए एक्साइटमेंट में फटाफट पैकेज खोल डाला। अंदर देखा तो 2 पुरानी सी फटीहाल किताबें पड़ी थीं। उनके नाम थे जिक्सी ग्वानशेन एफए वॉल 1 और बाइफू तुलू शांके। सच कहूं तो ये नाम किसी नॉर्मल मार्शल आर्ट्स मैनुअल के तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी कल्टिवेशन सीक्रेट टेक्निक जैसे लग रहे थे। ये देखते ही लड़के की आंखों में चमक आ गई। भाई, साधारण मार्शल आर्ट से ही डीमंस की वॉट लगाई जा सकती है, और अगर उसने इस यूक्सियन टेक्निक को मास्टर कर लिया तब तो चिंघे टाउन की पूरी गली में सिर्फ उसी का जलवा होगा। तभी खिड़की के बाहर मुर्गे की बांग ने उसे ख्याली पुलाव पकाने से रोका और वापस रियलिटी में खींच लिया। सच तो ये था कि अभी उसका बेसिक चान डिंग जुआंग भी पूरा नहीं हुआ था। ऐसे में अगर उसने ब्लाइंड होकर लेवल जंप करने की कोशिश की तो लेने के देने पड़ सकते हैं। रिस्क बहुत है भाई। कहते हैं ना, जल्दबाजी में मुंह जल जाता है, और एक ही बार खाने से कोई पहलवान नहीं बनता।
लड़के ने डिसाइड किया कि फिलहाल इन किताबों को छुपाकर रख देता है, जब सही टाइम आएगा तब देखेंगे। इसके बाद उसने अपनी ब्रीदिंग एडजस्ट की और सोचा कि काम पर जाने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए। उसे अंकल सन की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के टाइम कही थी। अगर तुम्हारा चान डिंग जुआंग ग्रेट सक्सेस लेवल पर पहुंच जाए तो तुम अपनी इंटरनल क्यूआई का यूज करके अपनी स्किन और मसल्स को ऐसे मूव कर सकते हो जैसे अंदर कोई चूहा दौड़ रहा हो। और अभी वो चान डिंग जुआंग के ग्रेट सक्सेस स्टेज पर तो था ही। अगर अंकल सन ने सिर्फ हवाबाजी नहीं की थी तो ये टेक्निक उसे भी आनी चाहिए। लड़के की बॉडी में ब्लड एंड क्यूआई पागलों की तरह दौड़ने लगे। अगले ही पल उसके हाथ पर सचमुच वैसी ही मूवमेंट हुई जैसे अंदर कोई चूहा भाग रहा हो। इसके बाद उसे बस इतना करना था कि बाहरी दुनिया की मार्शल आर्ट्स टेक्निक सीखना ही अब एक रास्ता बचा था, जैसे टी हॉल की जिनजोंग जाओ वाली टेक्निक। चूंकि ये मार्शल आर्ट स्कूल रोजाना आम लोगों के लिए खुला रहता है, तो मौका पाकर वहां चुपके से घुसकर हाथ साफ किया जा सकता है, यानी चुपके से सीखा जा सकता है। इसके अलावा वुडांग सेक्ट की कुईहुआ बाओडियन भी एक ऑप्शन थी, लेकिन पंगा ये है कि ये उनकी एक एक्सक्लूसिव टेक्निक है जो सिर्फ औरतों को सिखाई जाती है, मर्दों को नहीं। तो जाहिर है ये रास्ता तो बंद ही समझो। अभी उसके लिए सबसे आसान तरीका यही था कि वो अपने सेक्ट को रिपोर्ट करे कि उसने चान डिंग जुआंग में ग्रेट सक्सेस लेवल हासिल कर लिया है और फिर सीधा लियांग डंग जिंगंग सोयू जुए के लिए अप्लाई कर दे। तभी उसे इस शरीर के असली मालिक के बचपन की एक कहानी याद आई। उस वक्त पड़ोस के गांव में एक बच्चा था जिसे सब प्रोडिजी या जादुई बच्चा कहते थे। वो आधा महीना होते होते रेंगने लगा था, 3 महीने में चलने लगा और 5 महीने का होते ही कविताएं सुनाने लगा था। वो उसे अपना आइडल मानता था और सोचता था कि ये लड़का बड़ा होकर साहित्य की दुनिया पर राज करेगा। लेकिन भाई, उम्मीदें जितनी सुहानी होती हैं, हकीकत उतनी ही कड़वी होती है। बाद में उसे अपनी मां से पता चला कि उस टैलेंटेड लड़के का अंजाम बहुत बुरा हुआ। गांव वाले उसकी तरक्की से जलने लगे थे और उसे एक अजूबा या शैतान समझकर उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। पुरानी यादों के इस झटके ने उसे फिर से अलर्ट कर दिया कि अगर जिंदा रहना है तो अपनी असली ताकत छुपाकर रखनी होगी। इधर मिंगजू रेस्टोरेंट में रोज की तरह काफी चहल पहल थी। दरवाजा खुले अभी मुश्किल से 10-15 मिनट ही हुए थे कि सारी सीटें फुल हो गईं। लोग इधर उधर आ जा रहे थे और वेटर अपनी ट्रे लिए भीड़ के बीच रास्ता बना रहे थे। वैसे देखा जाए तो हर दौर में ये शराब खाने और रेस्टोरेंट ही खुफिया जानकारी के सबसे बड़े अड्डे होते हैं। और कल रात भी तो एक जबरदस्त जंग हुई थी। कल रात वाली बात जंगल की आग की तरह हर कोने में फैल चुकी थी। लड़के ने अनजाने में ही कस्टमर्स की बातों से सुना कि ली फैमिली का दूसरा बेटा जब भागकर टाउन हॉल पहुंचने ही वाला था, तभी गीटू विलेज के लोगों ने उसे दबोच लिया और पीट पीट कर मार डाला। बेचारा छोटा ली भागते भागते आखिर मौत के मुंह में समा ही गया। देखा जाए तो उस बली के बकरे की वजह से ही लड़के का फायदा हुआ, वरना उसे गीटू विलेज के चौथे मास्टर की सोल एनर्जी और वो 2 श्यूक्सियन किताबें कहां से मिलती। लड़का अभी पुराने जमाने के इनवांटेड पोस्टर्स और स्केचिंग की तकनीक के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एर्गू ने आकर उसे टोका। पता चला कि टैंग फैमिली में कोई भूतहा चक्कर हुआ है जिससे 2 नौकरानियों की मौत हो गई है और अब वो किसी सिद्ध बाबा को बुलाकर घर में पूजा पाठ करवाने की तैयारी में है। इन लगातार हो रही अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से लड़के का काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसे ऐसे खोया खोया देखकर एर्गू भड़क गया और गाली देते हुए चिल्लाया, हाथ तेजी से चला, क्या मरे जा रहा है। खैर, जैसे तैसे करते हुए शाम के 4 बज गए और दुकान पर भीड़ थोड़ी कम हुई। मौका मिलते ही दुकान का बड़ा नौकर अपने जूनियर्स को लेकर बाजार से राशन पानी लेने निकला। तभी लड़के की नज़र सड़क किनारे लगे एक इनामी इश्तेहार यानी बाउंटी नोटिस पर पड़ी। पास जाकर देखा तो दीवार पर जिन भगोड़ों के स्केच थे वो कोई और नहीं बल्कि लियू जिपिंग और वू योंग थे। वहां मौजूद गॉसिप कर रही भीड़ से उसे पता चला कि ली फैमिली का बड़ा बेटा ली क्यूइंग शहर से वापस आ गया है और अंतिम संस्कार निपटाने के बाद उसने अपनी खानदानी जायदाद और सारे बिजनेस दूसरों को बेचना शुरू कर दिया है। इन दोनों वांटेड पोस्टर्स को देखकर लड़के के चेहरे का रंग थोड़ा उड़ गया, क्योंकि भाई इस लेवल की स्केचिंग और चर्चा का हिस्सा बनना खतरे से खाली नहीं था। इन स्केचेस को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अगर असली मुजरिम सामने खड़ा भी हो जाए तब भी कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। लड़का अभी इसी उलझन में था कि क्या ली क्विंग अपने भाई की मौत का बदला लेगा। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, ओए छोकरे, बड़ी मुश्किल से मिला है तू। लड़के ने फौरन उस बाउंटी नोटिस के बारे में बात छेड़ दी, क्योंकि वो एर्गू से गीटू विलेज के सरगना के बारे में कुछ उगलवाना चाहता था। पर एर्गू ने बताया कि वहां का बड़ा मालिक बहुत ही शातिर और चौकन्ना आदमी है, वो कभी सबके सामने नहीं आता, इसलिए उसके बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं है। वैसे सब्जी खरीदते वक्त उसे एक खौफनाक खबर जरूर मिली थी कि टैंग फैमिली की हवेली में आजकल कुछ ज्यादा ही भूतिया हरकतें हो रही हैं। लड़के ने इसे हल्के में लिया तो एर्गू को लगा शायद वो समझ नहीं रहा कि किस खानदान की बात हो रही है। उसने बात साफ करते हुए कहा, अबे ये टी हॉल वाले टैंग लियनसान का घर है, इनकी ताकत और रुतबा ली फैमिली से भी कहीं ज्यादा है।
टीएई हॉल का नाम सुनते ही लड़के का दिल धक से रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये स्कूल इसी चिंघे टाउन में होगा। उसने फौरन टैंग लियनसान के बारे में पूछताछ शुरू की, पर अफसोस कि अर्गू को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि टैंग लियनसान एक एक्सटर्नल पीक मार्शल आर्टिस्ट है। सुनने में आया है कि कल रात टैंग परिवार की जिन 2 नौकरानियों पर हमला हुआ था, उन बेचारियों की जान किसी खौफनाक साये ने उनकी एसेंस क्यूआई खींच कर ली है। वहां का मंजर इतना भयानक था कि देखकर रूह कांप जाए। ये सुनकर लड़का दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसे खतरनाक भूत भी हो सकते हैं जिन्हें एक एक्सटर्नल पीक लेवल का योद्धा भी काबू न कर पाए। अब क्योंकि उस साये की नज़र टांग लियनसान की बेटी पर पड़ चुकी है, तो मजबूरन उन्हें मदद के लिए वुटोंग दाओशंग को बुलाना पड़ा है। लड़का अब बस ये जानने के लिए मरा जा रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन, और इसमें ऐसी क्या खास बात है। वो कौन है जो इतना पावरफुल है कि खतरनाक भूतों का भी सफाया कर दे। ये सुनकर दुकान का छोटा नौकर एकदम हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे वुटोंग दाओशंग का नाम ना पता हो। अर्गू को तो पहले शक हुआ कि सामने वाला अनजान बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन जब उसने लड़के के चेहरे पर एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन देखा तो उसने हकीकत मान ली। उसने बताया कि वुटोंग दाओशंग असल में कल्टीवेशन की दुनिया के एक चमकते सितारे हैं, जो न केवल कई तरह की स्पेल्स और जादुई विद्याओं में एक्सपर्ट हैं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अर्गू का मानना था कि बाबा की ताकत ऐसी है कि वो एक हाथ से ही टैंग परिवार के उस खौफनाक भूत की धज्जियां उड़ा सकते हैं, क्योंकि उनका असली टैलेंट ही राक्षसों और भूतों का शिकार करना है। उसने ये भी सुना था कि बाबा ने लंबे समय तक कड़ी तपस्या की है और अब वो सचमुच एक इमॉर्टल यानी लाई शियानबैन बन चुके हैं। ये सुनकर लड़का तो बस देखता ही रह गया। एक मामूली इंसान तपस्या करके भगवान जैसा बन जाए, ये तो अकल्पनीय था। वो अभी इमॉर्टल के बारे में और सवाल पूछना ही चाहता था कि अर्गू अपनी सब्जियों की टोकरी उठाए वापस रेस्टोरेंट की तरफ भागने लगा। लड़का वहीं खड़ा होकर भीड़-भाड़ वाली सड़क को बड़ी गंभीरता से देखने लगा। आखिरी बार उसका सामना किसी भूत से हुए काफी समय बीत चुका था। उसे लगा था कि ये बलाएं सिर्फ दूर दराज के गांवों या पहाड़ों तक सीमित हैं, पर उसे क्या पता था कि इतने बड़े और चहल पहल वाले किंघे टाउन में भी ये सब चल रहा है। ऊपर से अर्गू की वो बातें कि कोई इंसान कल्टीवेशन करके इमॉर्टल बन गया है, इन सब ने उसकी दिलचस्पी इस दुनिया में और बढ़ा दी थी। बिना वक्त जाया किए वो भागते हुए वापस मिंगजू रेस्टोरेंट पहुंचा, पर जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, मैनेजर ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। जल्दी कर, ये सारा सामान किचन में लेकर जा। मैनेजर की डांट सुनते ही उसने फुर्ती दिखाई और किचन की तरफ दौड़ लगा दी। माना कि आगे का रास्ता मुश्किलों भरा था, पर वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ मार्शल आर्ट्स और शिक्सियन का भूत सवार था। बाहर वालों की गालियां तो उसे किसी म्यूजिक की तरह लग रही थीं। मार्शल आर्ट्स और इन जादुई शक्तियों के बीच आखिर क्या राज छुपा है, उसने कसम खा ली थी कि वो इसका पता लगाकर ही दम लेगा। जब भी उसे थोड़ा खाली टाइम मिलता, वो पहाड़ों पर जाकर अपनी सीक्रेट टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने लगता। अचानक एक दिन प्रैक्टिस के दौरान उसके शरीर से एक जबरदस्त पावर निकली और शरीर की सारी गंदगी पसीने के रास्ते बाहर निकल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पूरी तरह रिफ्रेश हो गया हो और शरीर में एक नई एनर्जी भर गई हो। जहां उसके साथ काम करने वाले बाकी लड़के छुट्टी के बाद लड़कियों के चक्कर काटते थे, वहीं उसकी लाइफ बस काम और प्रैक्टिस के बीच सिमट कर रह गई थी। कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। करीब आधे महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसने आखिरकार चान डिंग जुआंग को कॉन्सुमेट यानी पूर्णता के लेवल पर पहुंचा ही दिया। इस लेवल पर पहुंचने का मतलब था कि अब वो अपनी इंटरनल पावर यानी जिंगली को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता था। उसने सुना था कि अगर ये पावर सही से इस्तेमाल की जाए तो दूर रखे कागज के भी चिथड़े उड़ाए जा सकते हैं। अपनी उत्सुकता मिटाने के लिए उसने अपनी सारी ताकत हथेली पर जमा की और बिना सोचे समझे कागज के एक टुकड़े पर दे मारी। देखते ही देखते कागज के परखच्चे उड़ गए। वैसे तो चान डिंग जुआंग को 30 दिनों में सीखने वाला भी एक आउटर डिसाइपल बन जाता है, लेकिन इसकी करंट स्टेज तो ऐसी थी कि अब ये खुद दूसरों को ट्रेनिंग दे सकता था। वो अभी सोच ही रहा था कि अब आगे क्या किया जाए, तभी उसे याद आया कि उसके गद्दे के नीचे अभी भी वो 2 शिक्सियन किताबें दबी पड़ी हैं। अब जब चान डिंग जुआंग का लेवल पूरा हो चुका था, तो शायद उन किताबों को खोलने का सही वक्त आ गया था। अब क्योंकि मार्शल आर्ट्स में अगला लेवल इतनी जल्दी हासिल होने वाला नहीं था, तो उसने सोचा कि क्यों न खाली समय में इन दोनों शिक्सियन किताबों पर हाथ साफ किया जाए। जिक्सी ग्वानशन एफए में जादुई शक्तियों और तकनीकों को सीखने का तरीका बताया गया था, जबकि बाइफू तुलू शंके सिखाती थी कि तालिस्मन्स यानी जादुई तावीज कैसे बनाए जाते हैं। देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगह कमाल थीं, लेकिन पंगा ये था कि तालिस्मन बनाने के लिए जो सामान चाहिए था वो इतना महंगा था कि उसे खरीदना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। साफ जाहिर था कि ये किताब किसी अमीर बाप की औलाद के शौक पूरे करने के लिए है। हम जैसे खाली जेब वालों के लिए तो बस वही जादुई तकनीक बची थी जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होना था। किताब के पन्ने पलटते ही उसे भारी भरकम शब्द और अजीबो गरीब भाषा दिखने लगी, जिसे पढ़कर उसका सिर चकरा गया। ऊपर से इसमें लिखी शर्तें इतनी मुश्किल थीं
कि उसने शुरू करने से पहले ही हार मानने का मन बना लिया था। पर जैसे ही वह उसे कचरा समझकर फेंकने वाला था, उसकी नज़र कुछ चमकती हुई लाइनों पर पड़ी। वहां लिखा था कि किताब का शुरुआती हिस्सा तो प्राचीन काल के हिसाब से है, लेकिन आज के दौर में अगर कोई इसे सीखना चाहे तो उसे ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। बस क्यूआई को इकट्ठा करने की तकनीक मास्टर कर लो, बाकी सब अपने आप आसान हो जाएगा। इस तकनीक का नाम था जिक्सी ग्वानशन एफए, जिसमें सुबह की पहली सूरज की किरण यानी जिकी को शरीर के अंदर खींचकर खुद को मजबूत बनाना होता था। जैसे ही शरीर की नस नस खुल जाती और मन शांत हो जाता तो इंसान अपनी खुद की स्पिरिट क्यूई पैदा करने के काबिल बन जाता। तभी अचानक उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन चमक उठी। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक शन एफए को अनलॉक कर लिया है। जैसे ही सिस्टम पैनल पर जिक्सी ग्वानशन एफए दिखाई दिया, लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो इस चीज को एकदम मास्टर लेवल तक लेकर जाएगा। मिंगजू रेस्टोरेंट के पीछे एक मशहूर जगह थी, जोंगयान माउंटेन, जहां शहर के लोग अक्सर सनराइज देखने आते थे। लड़के के लिए ये अपनी जादुई तकनीक की प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट अड्डा था, और ऊपर से उसका सुअर का मांस डिलीवर करने का टाइम भी सनराइज के एकदम आसपास ही पड़ता था। रास्ते में नज़ारे कितने भी खूबसूरत क्यों ना हों, वो कहीं नहीं रुका और 100 की स्पीड से दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी की तरफ भागा। सूरज निकलने से ठीक 1 सेकंड पहले वो ऊपर पहुंच गया और एक गहरी सांस लेकर पालथी मारकर बैठ गया। अपनी आंखें बंद करके उसने अपने आसपास के माहौल को महसूस करना शुरू किया। पूरब की तरफ से सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और आसमान साफ होने लगा था। लड़का सुबह की उस पहली गुनगुनी धूप को अपने शरीर पर महसूस कर रहा था। सुनहरी किरणें लिंकी बनकर उसके चारों ओर तैरने लगीं और अगले ही पल एक तेज रोशनी उसके शरीर के अंदर समा गई। देखते ही देखते उसके अंदर से एक जबरदस्त ताकत का धमाका हुआ। उसकी बॉडी सूरज की एनर्जी को पागलों की तरह सोखने लगी और बदले में शरीर के अंदर जमी काली गंदगी पसीने के रूप में बाहर निकलने लगी। नियम बड़ा सिंपल था, जैसे ही सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी वो एकदम ट्रांसल्यूसेंट यानी पारदर्शी स्टेट में पहुंच जाएगा। लेकिन अब तक सूरज काफी ऊपर आ चुका था और उसकी तपिश किसी जलती हुई आग की तरह महसूस होने लगी थी। लड़के के शरीर का तापमान इतनी तेजी से बढ़ा कि उसे लगा कहीं उसे हीट स्ट्रोक न हो जाए। उसे फौरन गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने झटके से अपनी आंखें खोल दीं। सुबह की उस ताज़ा जिकी को पकड़ने में उसने थोड़ी देर कर दी थी और अब उसके शरीर में सूरज की तपती आग भर रही थी। उसे मजबूरी में अपनी कल्टीवेशन वहीं रोकनी पड़ी, वरना शरीर झुलसने या जूहू रूमो यानी पागलपन का शिकार होने का डर था। अपनी इंटरनल पावर का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करके उसने शरीर के अंदर बेकाबू होती उस गर्मी को जैसे तैसे शांत किया। भले ही उसकी प्रैक्टिस बीच में ही रुक गई थी, पर उसे महसूस हो रहा था कि शरीर में कुछ बड़े बदलाव आए हैं। उसने फौरन अपना सिस्टम खोलकर चेक किया तो देखा कि वाकई उसके सभी एट्रीब्यूट्स बढ़ चुके थे। प्रैक्टिस खत्म करके वो बाजार में ऐसे ही टहल रहा था कि तभी उसकी मुलाकात बरसों बाद अपनी बुआ और चचेरी बहन से हुई। लेकिन उस लड़की को देखते ही उसे कुछ अजीब सा लगा। उसकी वाइब्स बता रही थी कि शायद उसका सामना किसी गंदी चीज या साये से हुआ है। लड़के ने अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच किया और कुछ मूव्स दिखाए, जिससे उसके एट्रीब्यूट्स और भी बढ़ गए। इतना ही नहीं, सोल एनर्जी सिस्टम में उसे सरप्राइज के तौर पर कुछ मेंटल एट्रीब्यूट्स भी मिले थे। उसने बिना सोचे समझे अपग्रेड बटन पर क्लिक कर दिया और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को सीधे डबल कर लिया। अगले ही पल उसे लगा जैसे उसके दिमाग का सारा कचरा साफ हो गया हो। अब उसे मीलों दूर की चीजें भी एकदम साफ दिखाई दे रही थीं और पूरी दुनिया जैसे स्लो मोशन में चलने लगी थी। उसे पेड़ों से गिरते पत्तों की हर हरकत और आसपास के परिंदों की आवाजें भी एकदम साफ सुनाई दे रही थीं। स्पिरिट एनर्जी का ये कमाल सचमुच होश उड़ा देने वाला था। सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ने से ही इतना तगड़ा असर हुआ था। लेकिन अब मिंगजू रेस्टोरेंट के खुलने का टाइम हो रहा था, इसलिए उसे जल्दी निकलना था। लड़का तेजी से पहाड़ से उतरकर अपने हॉस्टल की तरफ भागा ताकि शरीर से निकली उस सारी गंदगी को धोकर साफ कर सके। वो सोच ही रहा था कि रास्ते से नाश्ता पैक करा लूं, तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा तो सामने उसकी बुआ और चचेरी बहन खड़ी थीं, जिनसे वो बरसों से नहीं मिला था। बुआ असल में इस शरीर के पुराने मालिक के पिता की इकलौती बहन थी, जिनकी शादी कुछ साल पहले कस्बे के एक मिस्त्री से हुई थी। एक पल के लिए तो लड़का उन्हें पहचान ही नहीं पाया। फिर बाजार के बीचों बीच करीब आधे घंटे तक उनकी बातें चलती रहीं। बातों बातों में उसने प्यार से अपनी बहन का सिर सहलाया। वो थी तो बहुत प्यारी और मासूम, पर उसका कोई रिएक्शन न देना थोड़ा अजीब था। पहले उसे लगा कि शायद सालों बाद मिलने की वजह से वो शर्मा रही है, पर जब उसने गौर से देखा तो लड़की के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने फौरन बुआ से बहन की तबीयत के बारे में पूछा। नाम सुनते ही बुआ का चेहरा उतर गया और वो रोते हुए बताने लगी कि सुबह सोकर उठने के बाद से ही उनकी बेटी ऐसी गुमसुम हो गई है और वो उसे डॉक्टर के पास ही ले जा रही थी। लड़के का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसे सब समझ आ गया था। उसने कहा, बुआ, मुझे नहीं लगता कि आपको इसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। ये सुनकर बुआ एकदम सन्न रह गईं और घबराकर पूछा,
जीवे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लड़के ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वो अपनी बहन के आसपास एक बुरी ताकत को महसूस कर सकता है और शायद उसका सामना किसी गंदी चीज या साये से हुआ है। ये सुनते ही बुआ के होश उड़ गए। उन्होंने भूतों के किस्से तो बहुत सुने थे, पर कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ये उनके अपने घर तक पहुंच जाएंगे। ये सब उसके साथ खुद हो रहा था। लड़के ने अपनी आंट से कहा कि वो एक बार कजिन की बैक टच करके देखे, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ठंडी है तो इसका मतलब साफ है कि उसे किसी गोस्ट ने टारगेट कर लिया है। ऐसे में किसी ब्लड एनर्जी वाले ताकतवर इंसान की जरूरत पड़ेगी ताकि इस मुसीबत को दूर किया जा सके। आंट ने जैसे ही लड़के की बात मानकर कजिन की बैक पर हाथ लगाया, वो डर के मारे कांप उठी, क्योंकि वो हिस्सा वाकई बर्फ जैसा ठंडा पड़ा था। अब तो वो बेचारी गर्म तवे पर चींटी की तरह परेशान हो गई, क्योंकि उनका हस्बैंड काम के सिलसिले में दूसरे टाउन गया हुआ था और वो खुद किसी पावरफुल एक्सपर्ट को नहीं जानती थी। लड़के ने अपनी आंट को तसल्ली देते हुए कहा कि वो फालतू की टेंशन न लें, क्योंकि वो एक गोस्ट हंटिंग एक्सपर्ट को जानता है। उसने माँ बेटी दोनों को घर जाकर इंतजार करने को कहा और खुद निकल पड़ा। जिस एक्सपर्ट की वो बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि एक्सुमिंग अंकल ही थे। अपनी आंट से विदा लेकर वो सीधे किंघे टाउन के डॉक पर पहुंचा। वहां इतनी ज्यादा भीड़ और शोर शराबा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वो बस लोगों के बीच खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक मैनेजर पर पड़ी जो हाथ में विप लिए बड़े कायदे से सब संभाल रहा था। उसके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वो लियांग गैंग का एक ऑफिशियल डिसाइपल है। लड़का तुरंत उसके पास पहुंचा और बड़े अदब से बोला, सीनियर ब्रदर नमस्ते, मैं लीडर एक्सुमिंग को ढूंढ रहा हूं। उस आदमी ने काफी सीरियस लुक देते हुए उससे पूछा कि वो कहां से आया है और उसके बॉस के साथ उसका क्या रिश्ता है। लड़के ने बड़े सम्मान के साथ अपनी पहचान बताई कि वो लियांग गैंग का ही एक अप्रेंटिस है और एक्सुमिंग का भतीजा है। लेकिन उस आदमी ने बताया कि बॉस एक्सू अभी बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर गए हैं और अगर सब ठीक रहा तो उन्हें लौटने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। ये सुनते ही लड़के के पसीने छूट गए, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया कि अब खेल बिगड़ने वाला है, क्योंकि पूरे टाउन में उसकी जान पहचान में एक्सुमिंग ही सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान थे। अब जबकि एक्सुमिंग शहर से बाहर थे और जल्दी लौटने वाले नहीं थे, तो लड़के के पास आखिरी उम्मीद सिर्फ सन अंकल ही बचे थे। लेकिन अफसोस, वो हमेशा की तरह डरपोक निकले। भूतों का नाम सुनते ही उनके हाथ पांव फूल गए और वो साफ मुकर गए कि भाई, ये साये बहुत चालाक होते हैं और इनकी असली ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। लड़के ने जब देखा कि वो टस से मस नहीं होने वाले, तो उसने ज्यादा बहस नहीं की और उनसे एक दिन की छुट्टी लेकर वहां से निकल गया। अपनी बढ़ी हुई मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से उसे इतना तो समझ आ रहा था कि उस भूत की पावर उतनी भी ज्यादा नहीं है, और जब कोई मदद के लिए तैयार नहीं था तो उसने खुद ही मोर्चा संभालने का फैसला किया। माना कि इसमें रिस्क था, पर अपनी काबिलियत आजमाने का ये एक सुनहरा मौका भी था। तभी माहौल एकदम बदल गया। एक औरत अपनी यिनयांग आइज से चारों तरफ देख रही थी कि तभी उसके पीछे किसी पूर्व प्रेमिका जैसा डरावना चेहरा लिए एक खूंखार भूत प्रकट हुआ और बिना कुछ कहे चारों तरफ खून की उल्टियां करने लगा। देखते ही देखते लड़का उस साये के बनाए मायाजाल यानी इल्यूजन में खो गया। रात की खामोशी में सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। शहर में बढ़ती इन भूतिया हरकतों की वजह से लोग शाम ढलते ही घरों में दुबक जाते थे। अपनी बहन को बचाने की धुन में लड़का सन अंकल से विदा लेकर अपने बचाव के लिए कुछ जरूरी हथियार और इंतजाम करने में जुट गया। इधर रात के 10 बज चुके थे और बुआ काफी देर से अपने भतीजे का इंतजार कर रही थीं, पर उसका कोई अता पता नहीं था। उनकी बेटी तेज बुखार की वजह से बेसुध पड़ी थी और अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ वही लड़का था। वो अभी डर ही रही थीं कि कहीं उनके भतीजे के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो कि तभी अचानक घर के बाहर से कुछ हलचल सुनाई दी। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बुआ ने बिना एक पल गंवाए फटाफट दरवाजा खोला तो देखा कि उनका भतीजा हांफते हुए बाहर खड़ा है। उसे देखकर बुआ की जान में जान आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस गोस्ट हंटर एक्सपर्ट का स्वागत करने के लिए बाहर नजर दौड़ाई तो वहां सन्नाटा था, लड़के के पीछे कोई नहीं था। बुआ ने एकदम कंफ्यूज होकर पूछा, जीवे, वो एक्सपर्ट कहाँ है जिसके बारे में तुमने बताया था? लड़का अपना सारा साजो सामान लिए बड़े आराम से घर के अंदर दाखिल हुआ और बोला, मिंग अंकल शहर से बाहर गए हुए हैं और हफ्ते भर से पहले नहीं आने वाले। ये सुनते ही बुआ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। अगर कोई मदद के लिए नहीं आया तो उनकी बेटी आज की रात नहीं निकाल पाएगी। वैसे भी आजकल कस्बे में बहुत से बच्चों को ऐसा ही तेज बुखार चढ़ रहा था और कुछ तो बेचारे यमराज के पास अपनी हाजिरी भी लगा चुके थे। अपनी बेटी को मौत के करीब देखकर बुआ के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। लड़के ने फौरन उन्हें संभाला। उसे अंदाजा नहीं था कि कस्बे के दूसरे बच्चे भी इन सायों का शिकार हो रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ एक ही इंसान के हिसाब से अपनी भूत भगाने वाली चीजें लेकर आया था। बुआ ने आंसू पोंछते हुए बताया कि पास के ही 10 घरों में बच्चों के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उनकी बेटी के साथ हुआ है। लड़के को समझ आ गया कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, पर फिलहाल सबसे जरूरी था अपनी बहन को इस मुसीबत से बाहर निकालना। उसने बुआ को दिलासा दिया कि वो बिल्कुल फिक्र न करें, क्योंकि उसे शैतानी साये का हल मिल गया है।
फिर उसने थोड़ा कॉन्फिडेंस झाड़ते हुए झूठ बोला, आखिर मैं लियांग गैंग का एक ऑफिशियल डिसाइपल हूं, ये छोटे मोटे भूत मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। हालत देखकर बुआ के पास अब अपने भतीजे पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लड़के ने भी बिना देरी किए अपना साजो सामान निकाला और आर पार की जंग के लिए तैयार हो गया। उसने सबसे पहले कुछ पत्तियां निकाली और उन पर एक अजीब सा लिक्विड लगाने लगा, जिससे वो मामूली सी दिखने वाली पत्तियां अचानक शीशे की तरह चमकने लगीं। बुआ ने बड़ी हैरानी से पूछा कि इन पत्तियों का क्या करना है, तो उसने बताया कि ये कुत्ते के आंसुओं में भीगी हुई आड़ू के पेड़ की पत्तियां हैं। अगर इन्हें आंखों पर लगा लिया जाए तो इंसान की तीसरी आंख यानी यिनयांग आइज खुल जाती हैं, जिससे छिपे हुए भूत प्रेत भी साफ दिखने लगते हैं। बुआ ने भी लड़के की बात मानकर उन पत्तियों को अपनी आंखों के चारों ओर मला और वहीं खड़े खड़े चारों तरफ घूमकर देखा, पर उन्हें कुछ भी अलग नजर नहीं आया। जब उन दोनों को लगा कि शायद पूर्वजों का ये नुस्खा फेल हो गया है, तभी अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका दरवाजे को चीरता हुआ अंदर आया और पूरे कमरे में एक खौफनाक और शैतानी एहसास भर गया। लड़का एकदम अलर्ट हो गया और अपनी आंखें फाड़कर सावधानी से चारों तरफ देखने लगा। जाहिर था कि ये छोटा सा दिखने वाला भूत बहुत ही शातिर और चालाक था, लेकिन सोल एनर्जी सिस्टम की मेंटल एट्रीब्यूट की वजह से लड़के ने पलक झपकते ही उस साए की सही लोकेशन का पता लगा लिया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो दीवार पर एक परछाई कभी दिख रही थी तो कभी गायब हो रही थी। अगले ही पल दीवार फाड़कर एक डरावना सिर बाहर निकला, जिसका मुंह खून की तरह लाल और बहुत बड़ा था। वो शैतान बुआ को एक ही निवाले में निगलने के लिए उनकी तरफ बढ़ा। बुआ उस खौफनाक चेहरे को देखकर इतनी डर गईं कि उनके हाथ पांव फूल गए। वो बदसूरत भूत अपना मुंह खोलकर उन्हें खाने ही वाला था कि तभी डर के मारे वो बेहोश होकर पीछे गिर पड़ी। हालांकि लड़का अभी भी वहीं मौजूद था। भले ही लड़का पहली बार किसी भूत का सामना नहीं कर रहा था, पर फिर भी अपने अंदर के डर को दबाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो अभी सोच ही रहा था कि अगला कदम क्या उठाए, तभी उस शैतान ने खुद ही हमला कर दिया। उसने अपना खौफनाक मुंह खोला और लगातार खून की उल्टियां करने लगा। वो खून देखते ही देखते गहरे कोहरे में बदल गया और पूरे कमरे में लाल रंग की धुंध छा गई। इस खूनी धुंध में लड़के के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया था। पलक झपकते ही उसके आसपास का नजारा पूरी तरह बदल गया। अगले ही पल वो एक उजाड़ रेगिस्तान से सीधे एक सुनसान और डरावनी पहाड़ी के बीचों बीच पहुंच गया। ये यकीनन वही मशहूर गुईजे यान यानी आंखों पर पट्टी बांधने वाला माया जाल था, जहां एक बार फंसने का मतलब है दुश्मन के इल्यूजन में पूरी तरह खो जाना। खुशकिस्मती से लड़के ने पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी और स्लॉटर हाउस से काले कुत्ते का खून साथ लाया था। पुरानी कहानियों के मुताबिक अगर ये खून सही जगह छिड़क दिया जाए तो किसी भी भूत का जादुई मायाजाल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। लड़के ने जैसे ही उस खून का इस्तेमाल किया, उसके पीछे बुझी हुई मोमबत्तियां अचानक फिर से जल उठीं। अब उस शैतान ने अपनी चाल बदली और एक बेहद खूबसूरत लड़की का रूप धरकर उसे अपनी ओर खींचने लगा। अब भाई, हमारा लड़का ठहरा जन्मजात सिंगल, तो ऐसे में इतने बड़े लालच के सामने टिक पाना उसके लिए टेढ़ी खीर था। जैसे ही वो लड़की उसे एक मौत की झप्पी देने वाली थी, लड़के ने फुर्ती से एक कदम पीछे लिया और सीधा उसके चेहरे पर वार कर दिया। पर वो छोटा शैतान भी किसी जिद्दी चिपकली की तरह था, जो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो एक काली परछाई बनकर लड़के के चारों ओर तेजी से मंडराने लगा। लेकिन लड़का भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने बिना देर किए पीले लिक्विड से भरा एक बांस का पाइप निकाला। एक तेज आवाज के साथ उसने वो पीला लिक्विड अपने चारों ओर हर तरफ छिड़क दिया। वो चीज हवा में उड़ते हुए सीधे उस ईविल गोस्ट की पीठ पर जा गिरी, जिससे वो तुरंत अपने असली रूप में आ गया। हवा में एक बहुत ही तीखी बदबू फैल गई। पता चला कि इस महाशय ने उस पर अपना ही वर्जिन बॉय यूरिन छिड़क दिया था। इसके तुरंत बाद वो ईविल गोस्ट काली धुएं का गुबार बनकर हवा में उड़ने लगा। लड़के को लगा कि अब ये गायब हो जाएगा, लेकिन वो काला धुआं धीरे धीरे एक इंसानी शेप लेने लगा। तभी वहां एक बेहद खूबसूरत परी जैसी लड़की प्रकट हुई, जो उसे अपने साथ रात बिताने के लिए इनवाइट कर रही थी। उसका वो कातिलाना अंदाज और खूबसूरती देखकर कोई भी नॉर्मल आदमी पिघल जाए, तो फिर ये बेचारा जो पैदाइश से सिंगल है वो कैसे बचता। एक सेकंड भी नहीं लगा और वो लड़का पूरी तरह उसके वश में हो गया। ईविल गोस्ट को लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लड़का किसी ज़ॉम्बी की तरह भारी कदमों से उस ब्यूटी की तरफ बढ़ने लगा और ठीक उसके सामने जाकर रुक गया। उस लड़की ने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी, लेकिन अचानक उसके कोमल हाथ खुखार पंजों में बदल गए। वो उसे एक डेडली डेथ हग देने ही वाली थी कि अगले ही पल लड़के के दिमाग की बत्ती जली। बस अभी इस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में उसने झटके से खुद को पीछे खींचा और साथ ही अपना सीक्रेट वेपन निकाल लिया। वो ब्यूटी उसे दबोचना ही चाहती थी, लेकिन लड़के ने बिजली की रफ्तार से बोतल का ढक्कन खोल दिया। यह उसकी पहले से तैयार की गई शियोंग GQI मेल हार्मोन सीक्रेट वेपन थी। लड़का मन ही मन बोला, बेटा, शेर को बिल्ली समझने की गलती मत करना, और बिना कुछ कहे उस ब्यूटी के चेहरे पर वाटर मसाज दे दिया, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा तेजाब की तरह जलने लगा।
उसकी वो हसीन सूरत पल भर में बर्बाद हो गई और वो दर्द के मारे हवा में तैरते हुए चीखने चिल्लाने लगा। दुश्मन को तड़पता देख लड़के ने मौके का फायदा उठाया और फुर्ती से अपने हथियार पर लिपटी पट्टी को खोला। सामने आई बिजली की कड़क वाली एक शाजू डाओ बुचर नाइफ, जिसकी चमक देखकर ही रूह कांप जाए। इस चाकू ने अनगिनत जीवों को मारा था और ये खास तौर पर भूत प्रेतों का काल था। वो सुंदरी पहले ही अपना चेहरा बिगड़ने के गम में रो रही थी, ऊपर से ये शाजू डाओ देखकर तो उसे अपनी मौत साफ नजर आने लगी। पर हमारा ये सख्त लड़का आयरन क्लैड स्ट्रेटमैन निकला। उसे खूबसूरती की कोई कद्र नहीं थी। उसने हथियार उठाया और एक जोरदार छलांग लगाई। वो ईविल गोस्ट उसके खौफनाक इरादों को देखकर इतना डर गया कि हिल तक नहीं पाया और बचाव के लिए बस अपने हाथ आगे कर दिए। लड़के ने चाकू चलाया और एक ही झटके में सब कुछ शांत हो गया। उस ब्यूटी के कोमल हाथ उसके शरीर से कटकर अलग हो चुके थे। लड़के ने उसे संभलने का एक भी मौका नहीं दिया और उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया। उसने अपनी शाजू डाओ मजबूती से पकड़ी और एक जबरदस्त शॉर्ट स्टेप के साथ आगे बढ़ा और हेंग फैंग कियान जून मोइंग डाउन 1000 आर्मीज वाली मूव मार दी। एक तेज शू की आवाज आई और उस ब्यूटी का शरीर बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। लड़के को लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है, पर उसे क्या पता था कि वो ईविल गोस्ट बिना निचले शरीर के भी काफी फुर्तीला है और अपने अधूरे शरीर को घसीटते हुए अब भी हरकत कर रहा है। वो दीवार फांदकर भागने ही वाला था, पर जैसे ही उस ईविल गोस्ट के हाथों ने दीवार को छुआ, अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी। अभी वो समझ ही पा रहा था कि आखिर हुआ क्या, तभी एक जबरदस्त ताकत का झटका लगा जिसने उस सो कॉल्ड परी को जमीन पर ला पटका। दरअसल लड़के ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये दीवार के रास्ते भागने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने सावधानी के तौर पर दीवार पर अपना वर्जिन बॉय यूरिन छिड़क दिया था। अब जीत बिल्कुल करीब थी। उसने अपनी शाजू डाओ बुचर नाइफ उठाई ताकि उसे आखिरी और जानलेवा वार दे सके, लेकिन ये ईविल गोस्ट भी किसी ढीठ कॉकरोच से कम नहीं था जो आखिरी सांस तक हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी हथेली से एक एनर्जी क्रिस्टल निकाला, उसमें अपनी डरावनी गोस्ट क्यूआई भरी और सीधे लड़के की तरफ शूट कर दिया। लड़के ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी शाजू डाओ से उसका बचाव किया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मरते दम पर भी इस टूटते हुए भूत में इतनी ज्यादा पावर बची होगी। जब तक वो संभल पाता, दुश्मन उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। अगले ही पल वो ईविल गोस्ट पीछे से अचानक हमला करने की फिराक में था। मौत को अपने इतने करीब देखकर लड़के को अचानक अंकल लिंगशू की कही बातें याद आईं। उसने अपनी इनर क्यूई को एक साथ समेटा और अचानक उसकी ताकत 7वें आसमान पर पहुंच गई। उसके भारी भरकम मुक्के से बैंगनी रंग की आग की लपटें निकलने लगीं। जैसे ही उस शातिर भूत ने पीछे से वार करना चाहा, लड़के ने भूत मारने के उस सीक्रेट तरीके का इस्तेमाल किया। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी ताकत फटी और उसके एक ही मुक्के ने उस चालाक भूत का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। अभी कुछ ही देर पहले जो दूसरों की जान ले रहा था, अब उसका खुद का अंत हो चुका था। जो सुबह एक प्यारी सी छोटी राजकुमारी लग रही थी, वो पलक झपकते ही काली धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। लड़के ने अकेले अपने दम पर उस खतरनाक ईविल गोस्ट का सफाया कर दिया था। उसने अपनी मुट्ठी जोर से कसी, पर उसके अंदर का एक्साइटमेंट थमने का नाम नहीं ले रहा था। पिछली बार जब मिंगशू ने उस छोटे भूत को खत्म किया था, तब सिर्फ 15 सोल एनर्जी मिली थी, लेकिन इस बार तो सीधे 100 से ज्यादा बढ़ गई। जाहिर है ये ईविल गोस्ट पिछले वाले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। तभी लड़के ने जमीन से एक चमकता हुआ पत्थर उठाया। ये वही चीज थी जिसे उस भूत ने अपने आखिरी हमले के लिए इस्तेमाल किया था, जिसने पल भर में उसकी तेज तर्रार शाजू डाओ की हालत खराब कर दी थी। पक्का इसके अंदर कोई छिपी हुई रहस्यमयी ताकत थी। वो अभी अपने हाथ में मौजूद उस चमकदार पत्थर को गौर से देख ही रहा था कि अचानक पीछे से एक चीख सुनाई दी। लड़का बुरी तरह डर गया। उसे लगा कहीं फिर से कोई नया भूत न टपक पड़ा हो। पलटकर देखा तो पता चला कि ये तो बुगू बीयू जियू है, जो किंग स्टाइल में वापस लौटा है। जब उसे पता चला कि वो भूत गायब हो चुका है, तो उसने फौरन अपने भतीजे से पूछा कि वो बला आखिर छिपी कहाँ है। लड़के को लगा कि अगर वो सच बताएगा तो अंकल को यकीन नहीं होगा कि उसने अकेले ही भूत को मार गिराया है, इसलिए उसने बस इतना कह दिया कि उसने भूत को भगा दिया है। वो औरत अभी भी घबराई हुई थी, क्योंकि कोई हमेशा तो उनकी हिफाजत के लिए खड़ा नहीं रह सकता था। अगर अगली बार फिर से ऐसा कुछ हुआ तो उनका बचना मुश्किल था। इस पर लड़के ने अपनी चाची को दिलासा दिया और कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं है, बस दरवाजे की दरारों, दीवारों के कोनों और छत पर थोड़ा मेल हार्मोन स्पेशल फ्लूइड छिड़क दें तो मामूली भूत प्रेत आसपास भी नहीं भटकेंगे। ये सुनते ही चाची के मन से डर का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। चाची की जान में जान आई और उन्होंने चैन की सांस ली। चूंकि काफी रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे को वहीं रुकने के लिए कहा। वो लड़का एक अनजान बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे आसपास के कई घरों के बच्चों के भूत देखने वाली बात याद आने लगी। कायदे से देखा जाए तो भूत अकेले घूमना पसंद करते हैं,
पर एक ही इलाके में एक साथ इतने सारे भूत दिखना, और वो भी सिर्फ मासूम बच्चों को निशाना बनाना, यह कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था। ये कोई आम भटकती हुई रूहें नहीं थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पर्दे के पीछे से कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है। अचानक उसे कुछ याद आया और वो झटके से उठकर बैठ गया। उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, क्या कोई गोश्ट्स पाल रहा है? उसने कभी किसी रेस्टोरेंट में ग्राहकों को बातें करते सुना था कि पाले हुए भूतों को उनका मालिक यांग की सोखने के लिए भेजता है। इससे न सिर्फ भूतों का शरीर ताकतवर होता है, बल्कि उस यांग की को जादुई दवाइयों एलिक्सर्स में भी बदला जा सकता है। इन दवाइयों को खाकर कोई भी वॉरियर खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है। इसे ही कहते हैं गोस्ट रेजिंग की काली विद्या, जो मालिक और भूत दोनों की ग्रोथ को बहुत तेज कर देती है। हालांकि ये सब अभी सिर्फ उसका एक अंदाजा था। जब तक कोई ठोस सबूत न मिल जाए, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने सही मौके का इंतजार करना ही ठीक समझा। हमेशा की तरह वो रोज सुबह पहाड़ पर जाकर अपनी इमॉर्टल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने लगा। पर अफसोस कि सूरज की वो खास ज़िकी ऊर्जा बहुत कम समय के लिए मिलती थी, जिसकी वजह से वो कभी भी उस ट्रांसपेरेंट स्टेट तक नहीं पहुंच पा रहा था। अगर उसकी सोलर एनर्जी कन्वर्जन की एफिशिएंसी बढ़ जाती तो उसके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकलने में बहुत कम समय लगता। उस भूत को मारे अब एक दिन से ज्यादा बीत चुका था। उस दिन के बाद से चाची के यहाँ दोबारा कभी भूतों के दिखने की कोई खबर नहीं आई। लेकिन लड़के के लिए सरदर्द ये था कि इस पूरे महीने बस बारिश ही होती रही, जिसकी वजह से वो केवल 5 बार ही ज़िकी पर्पल की सोख पाया। वो जल्दी जल्दी मिंगजू रेस्टोरेंट मिंगजू जिऊ लू की तरफ निकल पड़ा ताकि अपनी हाजिरी लगा सके। पहाड़ से उतरते वक्त उसे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी मिला। चाची से उसे पता चला था कि ये बूढ़ा टूडी टेम्पल टूडे मियाओ का एक बुजुर्ग है, जिसने 40 सालों तक सरकारी एग्जाम पास करने की कोशिश की, पर हर बार फेल हो गया और आखिरकार थक हार कर सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में रहने आ गया। पूरब से निकलते सूरज ने पूरी सड़क को अपनी रोशनी से भर दिया था और सवेरे सवेरे ही सारे दुकानदार अपना अपना स्टॉल लगाने की तैयारी में जुटे थे। लड़के ने भी रास्ते में एक गर्मागर्म मीट बन खरीद लिया। अभी उसने 2-4 निवाले ही लिए थे कि किसी ने उसे बीच में ही टोक दिया। पीछे मुड़कर देखा तो सामने चाची खड़ी थीं, जिनसे वो काफी समय बाद मिल रहा था। चाची जानती थीं कि लड़का अपनी ट्रेनिंग खत्म करके इसी रास्ते से गुजरेगा, इसलिए वो सूरज उगने के समय से ही यहाँ उसका इंतजार कर रही थीं। दरअसल लड़के ने जाते वक्त चाची से कहा था कि अगर आसपास भूतों से जुड़ी कोई भी हलचल हो तो उस पर नजर रखें। कल ही उन्हें 2 बड़े ही संदेहास्पद लोग घूमते हुए दिखाई दिए थे। ये सुनते ही लड़के के कान खड़े हो गए और उसने फौरन पूछा कि उन लोगों ने आखिर किया क्या। चाची ने बताया कि उन दोनों का बर्ताव काफी अजीब था। जहां आम पड़ोसी उनसे भूतों के हमले के बारे में पूछ रहे थे, वहीं वे दोनों यह जांच पड़ताल कर रहे थे कि क्या उन्होंने भूत पकड़ने के लिए किसी की मदद ली है। ये सुनते ही लड़का बेचैन हो गया। उसे डर सताने लगा कि कहीं भूत पकड़ने का उसका ये कारनामा खुद उसी पर भारी न पड़ जाए। चाची ने तुरंत अपने भतीजे को शांत कराया और कहा, बेफिक्र रहो, तुम्हारी चाची बहुत शातिर है, मैंने उनके सामने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। उधर उस लेम अंकल के तुईदाशू ने लड़के को जो सिखाया था, उम्मीद नहीं थी कि उस मामूली सी शॉर्ट टेक्निक की पावर इतनी ज्यादा होगी। एक जोरदार कड़क की आवाज आई और कई मीटर ऊंचा पत्थर पल भर में चकनाचूर हो गया। उधर मोहल्ले के 2 छुटभैया गुंडे मददगार पड़ोसी होने का नाटक कर रहे थे और चाची से पूछ रहे थे कि क्या उन्हें किसी एग्जॉर्सिस्ट या भूत पकड़ने वाले मास्टर की जरूरत है। शुक्र है कि चाची को पहले ही अंदाजा हो गया था कि इन दोनों के इरादे नेक नहीं हैं, इसलिए उन्होंने बस ऊपर ऊपर से बातें की और दरवाजा बंद करके उन्हें वहां से रफा दफा कर दिया। लड़के ने सोचा नहीं था कि उसकी चाची इतनी स्मार्ट और होनहार निकलेंगी। उसने उनसे यही कहा कि वे आगे भी ऐसी ही रहें और अगर कोई भूत पकड़ने के बारे में पूछे तो सीधे अनजान बन जाएं। चूंकि रेस्टोरेंट में अभी बहुत काम था, इसलिए वो चाची को बाय बोलकर जल्दी से वहां से निकल गया। उसे एहसास हो गया था कि उसने अनजाने में किसी बड़े खिलाड़ी के धंधे में टांग अड़ा दी है और आने वाली चुनौतियों के लिए उसे अपनी ताकत रॉकेट की रफ्तार से बढ़ानी होगी। लंच ब्रेक के दौरान वो फौरन सनशु के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि उसने छन डिंग जुआंग मेडिटेशन रेल्म का स्मॉल सक्सेस लेवल हासिल कर लिया है। ये सुनकर सनशु को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को यहां तक पहुंचने में कम से कम आधा साल लग जाता है। मजबूरन लड़के को अपनी असली पावर का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना पड़ा। उसने अपनी मुट्ठी कसी, सांसों को कंट्रोल किया और अगले ही पल उसके अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी फटी। उसका ऊपरी शरीर पूरी तरह क्वी से घिर गया और पसीना शरीर पर बारिश की बूंदों की तरह तेजी से बहने लगा। लड़के के इस कारनामे ने सुन शू के होश उड़ा दिए। आपको बता दें कि पूरे चिंघे टाउन में सबसे तेज रिकॉर्ड 50 दिनों का था, जबकि इस लड़के ने ये मुकाम सिर्फ 40 दिनों में हासिल कर लिया था। ये तो सच में लंबी रेस का घोड़ा निकला। सनशु को इस हाल में देखकर सनशु के चेहरे पर अभी भी हैरानी साफ दिख रही थी। लड़के ने बिना वक्त गंवाए सीधे मुद्दे की बात की। सनशु, आपने वादा किया था कि आप मुझे अपनी शॉर्ट टेक्निक सिखाएंगे। उम्मीद है आपको अपना वादा याद होगा।
ये सुनकर वे इतने एक्साइटेड हो गए कि खुशी के मारे अपना सीना ठोकने लगे। उन्होंने कहा, जुबान दी है तो पीछे नहीं हटूंगा। मुझ जैसे हारे हुए इंसान को तुम जैसा टैलेंट मिल गया, अब तो इसे सिखाने के लिए अगर अपनी जान भी लगानी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने लड़के का कंधा पकड़ा और भावुक होकर बोले, बेटा, हमारा मिलना एक इत्तेफाक नहीं, किस्मत है। आज मैं तुम्हें अपनी खानदानी शॉट टेक्निक सिखाऊंगा। पर अगले ही पल उनके दिमाग में एक छोटा सा लालच आया। उन्होंने लड़के के सामने एक शर्त रख दी, सीखने के बाद उसे उनके साथ चलकर किसी खास इंसान से मिलना होगा। लड़के ने भी बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। वे दोनों पास के एक छोटे से जंगल में पहुंचे, जहां हर तरफ अजीबोगरीब शक्ल के बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। सन शू ने अपनी कमर से पहले से तैयार रखी शाजू डाओ बुचर नाइफ निकाली और बताया कि इस खानदानी तकनीक का नाम शीबा लियन शाह 18 सक्सेसिव किल्स है। ये अपनी जबरदस्त रफ्तार के लिए जानी जाने वाली एक यूनिक सीक्रेट टेक्नीक है। अभी वे इसके बारे में बता ही रहे थे कि अचानक उनका शरीर खुद ब खुद मूव करने लगा। उनकी तलवार एक के बाद एक वार कर रही थी, मानो हमलों की कोई अटूट चेन बन गई हो। ऊपर से देखने में ये सब बहुत आसान लग रहा था, पर असल में इसमें बहुत गहरा तालमेल छिपा था। इसमें शरीर की पूरी फुर्ती और ताकत को अपनी तलवार के साथ जोड़ना पड़ता है, तभी जाकर पत्थर जैसी सख्त चीज को भी काटा जा सकता है। उन्होंने समझाया कि जब तक तुम्हारी पूरी विल पावर तलवार की धार पर फोकस नहीं होगी, तब तक तुम अपनी मर्जी से इसे नहीं चला पाओगे। उधर अपने सोल एनर्जी सिस्टम के मेंटल एट्रीब्यूट की मदद से लड़का उनके हर एक दांव पेच को गौर से देख रहा था। लड़के ने एक ही बार में सब कुछ अपने दिमाग में छाप लिया। एक बार डेमो दिखाने के बाद सन शू पसीने से तरबतर हो गए और उन्होंने अपनी शाजू डाओ बुचर नाइफ लड़के के हाथ में थमा दी। उन्होंने कहा, अब तुम एक बार प्रैक्टिस करके दिखाओ। उन्हें लगा कि शायद लड़का मूव्स भूल गया होगा और खुद को छोटा महसूस करेगा, इसलिए वे उसे समझाने ही वाले थे कि शुरुआत में गड़बड़ होना नॉर्मल है और ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मगर उनके कुछ बोलने से पहले ही लड़के ने चाकू घुमाना शुरू कर दिया। उसकी वो फुर्ती और चाकू चलाने का परफेक्ट अंदाज देखकर ऐसा लग रहा था मानो ओरिजिनल मास्टर खुद उसके अंदर समा गया हो। सन शू की फटी आंखों के सामने लड़के ने बड़ी आसानी से 18 किल का आखिरी मूव भी पूरा कर लिया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने सिर्फ एक बार देखकर ही सब कुछ सीख लिया। कहीं चेला ज्यादा हवा में न उड़ने लगे, इसलिए गुरुजी ने जबरदस्ती की 2-4 कमियां निकाल दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी सीख जाएगा, इसलिए उन्होंने लेवल बढ़ाकर उसे थोड़ा और चैलेंज करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि भले ही 18 सक्सेसिव किल्स कोई टॉप लेवल की मार्शल आर्ट्स न हो, पर इसकी अपनी कुछ खास बातें हैं। उन्होंने चेले को डराते हुए कहा कि इसे रटना आसान है, लेकिन इसमें महारत हासिल करके स्मॉल सक्सेस लेवल तक पहुंचने में 2-3 साल तो लग ही जाते हैं। अगले ही पल सन शू ने चाकू लिया और हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। उन्होंने चेतावनी दी, मैं सिर्फ एक बार दिखाऊंगा, गौर से देखना। उन्होंने बिजली की रफ्तार से अपना चाकू घुमाया और एक जोरदार कड़क की आवाज आई। देखते ही देखते उनके पीछे मौजूद कई मीटर बड़ा पत्थर हवा में उछल गया। पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। अगर अपनी पूरी विल पावर एक जगह लगा दो तो पत्थर को भी चीरा जा सकता है। यही है शीबा लियन शाह के स्मॉल सक्सेस शाओ चैंग लेवल की असली पावर। रईसों की जिंदगी भी कितनी सादा होती है ना। तालाब में मछली पालने के लिए सीधा मिनरल वाटर यूज कर रहे हैं और आंगन का डिजाइन तो पुराने जमाने के किसी महल जैसा है। सन शू जमीन पर बैठकर लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और काफी उदास दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें इस लेवल तक पहुंचने में पूरे 2 साल लग गए थे। लड़का अभी उनकी तारीफ कर ही रहा था कि अचानक वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि सामने खड़ा वो 7 फुट का गबरू जवान अचानक फूट फूट कर रोने लगा। वो अफसोस जताते हुए बोले कि अगर कुछ महीने पहले उनके पास ये ताकत होती तो आज वे लंगड़े न होते। उस हादसे के बाद से उनकी काबिलियत इसी स्मॉल सक्सेस लेवल पर अटक कर रह गई। वे चाहते थे कि लड़का उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाए और इस खानदानी तकनीक को ग्रेट सक्सेस डी चेंग लेवल तक ले जाए। इस लेवल पर 18 सक्सेसिव किल्स की रफ्तार इतनी बढ़ जाती है कि 6 बार मिलकर 1 बार बन जाते हैं। आंखों को लगेगा कि सिर्फ 3 बार हुए हैं, पर असल में अनजाने में ही 18 बार हो चुके होंगे, जिससे इसकी पावर सीधे 3 गुना बढ़ जाती है। ये सुनकर लड़के में जोश भर गया और वो फौरन पूछने लगा कि अगर इसे फुल मास्टरी युआन मैन लेवल तक पहुंचा दिया जाए तो ये कैसा दिखेगा। अफसोस की बात यह थी कि सन शू ने आज तक किसी को भी उस लेवल तक पहुंचते नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि ये शॉर्ट टेक्निक काफी अनजानी और अंडररेटेड है, यहां तक कि उनके पूर्वज भी इस पर ज्यादा समय और मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहते थे। जाते जाते सन शू लड़के को आखिरी टिप देना नहीं भूले कि हवा की रफ्तार के साथ बहो और अपनी पूरी विल पावर को एक जगह लगा दो, तभी तुम पत्थर को भी चीर पाओगे। इसके तुरंत बाद वो बूढ़ा अपनी फीस मांगने पर उतर आया। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी बारी है अपना वादा निभाने की। लड़का एकदम कंफ्यूज होकर उनके पीछे पीछे चल दिया और करीब आधे घंटे तक चलने के बाद वे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए।
सनशू ने बड़े ही संभलकर दरवाजे की घंटी बजाई। करीब 10 मिनट तक खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। जब वे दोनों हार मानकर वापस लौटने ही वाले थे, तभी अचानक वो भारी दरवाजा खुला। सामने एक खूंखार और मोटा आदमी खड़ा था, जिसने रूखेपन से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या काम है? सनशू ने फौरन अपना इंट्रो दिया, मैं मिंगजू रेस्टोरेंट से सन नेंगशी हूँ। मुझे हू शैनशेंग को एक बहुत ही जरूरी खबर देनी है। पर वो मोटा आदमी अब भी एटीट्यूड में था। उसने उन दोनों को वहीं रुकने को कहा और धड़ाम से दरवाजा बंद करके चला गया। इन दोनों बेचारे कॉमनर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, बस वहीं खड़े होकर उनके आने का इंतजार करने लगे। लड़के ने सोचा कि क्यों न पहले ही हू शैनशेंग की पसंद नापसंद के बारे में जान लिया जाए, ताकि बाद में मक्खन लगाने में आसानी हो। सनशू ने एक लंबी सांस ली और बताया कि हू शैनशेंग इस किंगहे टाउन की बहुत बड़ी हस्ती हैं। भले ही उनकी ताकत सिर्फ आउटर रेल्म तक ही हो, लेकिन उनका रसूख और रुतबा इनर रेल्म के दिग्गजों जैसा है और उनके नाम पर ढेर सारे बिजनेस चलते हैं। उनके पास इतने बिजनेस हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। वे न केवल मिंगजू रेस्टोरेंट के फाउंडर हैं, बल्कि कपड़ों के शोरूम और अनाज का व्यापार भी संभालते हैं, और सुना है कि जिंगडे टाउन में भी उनकी काफी जायदाद है। अगर लड़के को हू लाओ शियानशेंग, ओल्ड मास्टर हू की सिफारिश मिल जाए तो किसी बड़े सेक्ट या स्कूल में इनर डिसाइपल बनना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। सनशू ने साफ कहा कि वे खुद भी इस दौर से गुजर चुके हैं और उन्हें ऑफिस पॉलिटिक्स और ये खींचतान बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए उन्होंने लड़के की मदद करने का फैसला किया। उनकी बस इतनी सी उम्मीद थी कि अगर भविष्य में लड़का बहुत बड़ा आदमी बन जाए तो अपने इस पुराने साथी को भूल न जाए। लड़के के लिए सनशू का ये एहसान जिंदगी भर न भूलने वाला था, क्योंकि उस सेक्ट का स्टूडेंट बनने का मतलब था आने वाले वक्त में बेशुमार कॉन्टैक्ट्स, पावर और टॉप लेवल की मार्शल आर्ट्स तक पहुंच। थोड़ी देर बाद वो मोटा आदमी वापस आया और उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, अंदर आ जाओ, मालिक ने बुलाया है। सच में पैसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। यहाँ सजावट के लिए भी शुद्ध नेचुरल मिनरल वाटर का इस्तेमाल हो रहा था। गरीबी ने लड़के की इमेजिनेशन पर जैसे ताला लगा दिया था। उसने अपनी लाइफ में पहली बार इतना आलीशान घर देखा था। वे दोनों किसी टूरिस्ट की तरह पूरे घर को ऐसे निहार रहे थे जैसे किसी ऐतिहासिक महल में आ गए हों, और जल्द ही उनका गाइड उन्हें मीटिंग रूम में ले गया। इन दोनों आम लोगों ने उस बुजुर्ग को बड़े सम्मान के साथ झुककर प्रणाम किया, पर सामने वाले का ऑरा इतना पावरफुल था कि उनके पैर कांपने लगे। सामने बैठा वो शख्स, जिसे खाना खिलाने के लिए भी नौकरों की फौज खड़ी थी, कोई और नहीं बल्कि मिंगजू रेस्टोरेंट के असली मालिक हो लिंकुन थे। उनका काम करने का स्टाइल हमेशा से काफी सख्त रहा है, इसलिए उन्होंने बिना किसी फालतू बात के सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, जो कहना है जल्दी कहो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ये सुनते ही सनशू की तो डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सनशू की तो घिग्गी बंद गई और वो हकलाते हुए बोलने लगा, बात कुछ ऐसी है, मेरे बगल में खड़ा ये लड़का मार्शल आर्ट्स का एक असली हीरा है। इसने छनडिंग जुआंग मेडिटेशन रेल्म को सिर्फ 10 दिनों में शुरू किया और 40 दिनों में स्मॉल सक्सेस शाओचेंग लेवल तक पहुंच गया। मैंने सुना था कि हू लाओ यी मास्टर हू टैलेंट की बहुत कद्र करते हैं, इसीलिए हिम्मत करके अपने इस छोटे भाई को आपके पास ले आया हूं। वो बूढ़ा ये सुनते ही चाय का कप नीचे रखते हुए बोला, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, मुझे इसका दम देखना है। सफल आदमी अगर कुछ अजीब भी कहे तो लोग उसे स्टाइल समझते हैं। यहाँ तो लड़का रातों रात इनर डिसाइपल बनने वाला था और बॉस से उसे कोई हुआ बाओ डायन सनफ्लावर मैनुअल जैसा कुछ मिलने की उम्मीद थी। उधर घमंडी मैनेजर के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं, क्योंकि उसे पता था कि छनडिंग जुआंग का फुल मास्टरी युआनमैन लेवल हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सन लाओ यी ओल्ड मास्टर सन के टेस्ट के लिए तैयार हुआ। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और एक सॉलिड माबू हॉर्स स्टांस पोजीशन ली। उसका पहाड़ जैसा भारी ऑरा देखकर लगा मानो कोई बड़ा उस्ताद उसके अंदर आ गया हो। अगले ही पल उसके शरीर से एक जबरदस्त पावर निकली और वो वन पीस के लूफी की तरह गियर सेकंड मोड में आ गया। उसके पूरे शरीर से धुआं निकलने लगा। सन लाओ यी ने एक ही नज़र में पहचान लिया कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है। वो अपनी हैरानी छिपाने के लिए बार बार चाय की चुस्कियां लेने लगा। हू लाओ ये ने बड़े ही कूल अंदाज में अपने असिस्टेंट से पूछा, इस लड़के ने गैंग कब ज्वाइन की थी? उस अकड़ू दाढ़ी वाले बंदे ने सन लाओ ये के कान में झुककर कहा, हुजूर, अगर मुझे सही याद है तो इसे आए हुए ठीक 40 दिन हुए हैं। ये सुनते ही हू लाओ ये की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। शबाश मेरे शेर, तू तो सच में एक पैदाइशी जीनियस निकला। सन लाओ ये का शुक्रिया अदा करने के लिए सनशू ने लियांग गैंग के लिए एक हीरा खोज निकाला था, इसलिए हू लाओ येजी ने तय किया कि वे अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी एक विश पूरी करेंगे। सनशू भी पुराना खिलाड़ी था। उसने सीधे डिमांड रखने के बजाय चालाकी दिखाई और मालिक के करीब रहकर काम करने की इच्छा जताई। सन लाओ येजी उसका इशारा समझ गए और उसे एक ऐसी ड्रीम जॉब दे दी जहां पैसा ज्यादा था, काम कम, घर के पास और ऊपर से उसके पास अच्छी खासी पावर भी थी। इसके बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि उसे क्या चाहिए। लड़का पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, पर फिर जोश में आकर बोल पड़ा, मैं लियांग गैंग का इनर डिसाइपल बनना चाहता हूं। ये सुनकर सन लाओ येजी ठहाका मारकर हंसे, क्योंकि उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल था। उन्होंने कहा,
मैं न सिर्फ तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा बल्कि तुम्हारी ग्रोथ के लिए फंडिंग भी दूंगा, बस बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। लड़के का मन थोड़ा भारी हो गया, आखिर इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। उसने पूछा, बताइए सर, मुझे आपके लिए क्या करना होगा? सन लाओ येजी बोले कि फिलहाल तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं है, जब वक्त आएगा तो वे खुद बता देंगे। बस लड़का ये याद रखे कि उस पर एक उधार रहा, बाकी सब उन्होंने किस्मत पर छोड़ दिया। लड़के ने बिना सोचे समझे यस कर दिया, क्योंकि फिलहाल उसके पास इस सोल एनर्जी सिस्टम के अलावा खोने को कुछ नहीं था और उसे हु लाओ येजी जैसे एक पावरफुल मेंटर की सख्त जरूरत थी। हु लाओ येजी लड़के के इस बेबाक अंदाज से काफी इंप्रेस हुए। वे अपने खास लोगों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं। उन्होंने सीधे आदेश दिया कि लड़का हर महीने रेस्टोरेंट से 2 सिल्वर पीसेस लिया करे। जेब खर्च के अलावा उन्होंने उसे एक मार्शल आर्ट्स सीक्रेट मैनुअल भी गिफ्ट की, जिससे वो अपनी कल्टीवेशन को अगले लेवल पर ले जा सके। इनर डिसाइपल बनाने का काम भी हु लाओ येजी देख रहे थे और उम्मीद थी कि जल्द ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगली सुबह सूरज की रोशनी काफी तेज थी। भले ही अब उसे सुबह जल्दी उठकर छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो नियम से सूरज उगने से पहले पहाड़ पर ट्रेनिंग के लिए पहुंच गया। जब वो प्रैक्टिस खत्म करके रेस्टोरेंट वापस लौटा तो उसका मन बस हॉस्टल जाकर एक लंबी नींद लेने का था। तभी किसी ने उसे आवाज दी। ये उसका पुराना यार ईरगू था। उसे जब पता चला कि उसका दोस्त अब इनर डिसाइपल बन गया है तो वो उसे बधाई देने दौड़ा चला आया। वो बोला, मुझे तो पहले से ही पता था कि तू एक दिन नाम रोशन करेगा। अपने दोस्त को कामयाबी की नई राह पर चलते देख ईरगू भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बस इतना ही कह पाया, भाई जब बड़ा आदमी बन जाए तो इस गरीब दोस्त को भूल मत जाना। लड़का अभी उसे दिलासा देने ही वाला था कि पीछे से एक जानी पहचानी खांसी की आवाज आई। एरगू, यहां क्या कर रहा है? चल जाकर काम में हाथ बटा। पीछे मुड़कर देखा तो वहां मिंगजू रेस्टोरेंट का मैनेजर खड़ा था, जो हाथ में कुछ पोटलियां लिए बड़बड़ाते हुए उनकी तरफ आ रहा था। मगर लड़के को देखते ही उसका गुस्सा गायब हो गया और वो बड़े प्यार से बोला, अरे शाओ, ये रहा तुम्हारा इस महीने का खर्चा। पहले महीने के लिए मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर 15 सिल्वर कॉइन्स का इंतजाम किया है। मैनेजर के इस अचानक बदले हुए बर्ताव को देखकर लड़का भी हैरान रह गया। उसने शुक्रिया कहा और मामला बिगड़ने से पहले जल्दी से वहां से निकल गया। सिर्फ एक ही दिन में चोर अप्रेंटिस से सीधा इनर डिसाइपल। बंदा फेजेंट से फीनिक्स बन गया। ये सीन तो किसी भी नॉवेल से ज्यादा एक्साइटिंग है। हमारा लड़का इमीडिएटली अपना बैग खोलता है। हमेशा से गरीब रहा है बेचारा, आज पहली बार इतनी सारी चमकती हुई सिल्वर देख रहा था। सिल्वर के अलावा वहां 2 बॉटल्स किडनी नरिशिंग पिल्स भी थीं, जो कल्टीवेशन के बाद स्टैमिना रिकवर करने में हेल्प करेंगी। बस पैसा देखते ही उसके अंदर नई एनर्जी आ गई, क्योंकि इन सिल्वर कॉइन्स की हेल्प से वो अपनी ट्रेनिंग को फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी गोस्ट कैचिंग की खबर छुपाई नहीं जा सकती थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने खाना पीना छोड़ दिया और सीधा कल्टीवेशन करने बैठ गया। तभी अचानक एक पावर सर्ज हुआ और उसका ऑरा एक्सप्लोड हो गया। उसने कंडेंसिंग बॉडी फिस्ट का यूज किया, जिससे हवा में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। अर्गू और शॉपकीपर ने उसे मिंगजू रेस्टोरेंट से जाते हुए देखा। भले ही वो लोग सिर्फ 1 महीने साथ रहे थे, लेकिन उनका बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो गया था। लड़का अपना इनर डिसाइपल एडमिशन लेटर लेकर रिपोर्ट करने जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, ली, ये बहुत बुरी खबर है। उसने कंफ्यूज होकर पीछे मुड़कर देखा तो वो उसकी आंट थीं। वो बेचारी परेशानी में इधर उधर भाग रही थीं, जैसे किसी ने उनके नीचे आग लगा दी हो। पता चला कि पड़ोसी ओल्ड वैंग की बहू ने उन 2 छोटे गुंडों को बता दिया था कि लड़के ने गोस्ट को पकड़ा है। ली यूए शॉक में था, उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस औरत को ये सब कैसे पता चला। बाद में मालूम हुआ कि कल आंट बोर हो रही थीं और टाइम पास करने ओल्ड वैंग की बहू के पास चली गई थीं। बातों बातों में भूत प्रेत का टॉपिक छिड़ा तो आंट की जुबान फिसल गई और उन्होंने अनजाने में वो सब उगल दिया जो उन्हें पता था। अब जब रायता फैल ही चुका था तो कोई दूसरा रास्ता निकालना जरूरी था। ली यूए को अपनी जान से ज्यादा आंट और अपनी कजिन की चिंता थी। उसने उन्हें समझाया कि फिलहाल कुछ समय के लिए गांव चले जाना ही बेहतर है और जब मामला थोड़ा शांत हो जाए तब वापस किंघे टाउन लौट आएं। आंट के पास और कोई चारा नहीं था तो वो मान गईं। इसके बाद हमारा लड़का आंट को अलविदा कहकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। लियांग गैंग के डिवीजन ऑफिस पहुंचते पहुंचते काफी रात हो चुकी थी। अपना कमरा ठीक ठाक करने के बाद वो बिना वक्त बर्बाद किए हुए की दी हुई सनफ्लावर कलेक्शन के साथ कल्टीवेशन में जुट गया। अब चूंकि उसके सिर पर लियांग गैंग का हाथ था तो वो घटिया ईविल कल्टीवेटर्स फिलहाल उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उधर आंट भी गांव के लिए निकल चुकी थीं, तो अब ली यूए बिल्कुल अकेला था और चैन से अपनी ट्रेनिंग कर सकता था। लेकिन मुसीबत कब दरवाजा खटखटा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी जान बचाने के लिए उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी ही थी। लड़के ने अपने सामने रखी 400 से ज्यादा पेजों वाली किताब को देखा और सोच में पड़ गया।
ये यीजी ग्वान टोंग क्वान कहने को तो एक मार्शल आर्ट टेक्निक थी, लेकिन असल में ये सेहत सुधारने और इनर एनर्जी बढ़ाने वाली एक हेल्थ गाइड जैसी थी। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा तो मार्शल आर्ट्स खाक सीखेंगे। इसलिए पूरी किताब में लड़ने की सिर्फ एक ही स्किल सिखाई गई थी, यिन शेन क्वान चोंग, और बाकी पूरी किताब बॉडी बिल्डिंग और हेल्थी रहने के टिप्स से भरी पड़ी थी। अब और देर करना बेकार था, तो उसने तुरंत शुरुआत की। मुट्ठियां भींचकर उसने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और अपनी पूरी इनर एनर्जी को मुक्के में समेटने की कोशिश की, और अगले ही पल उसने एक जोरदार पंच हवा में दे मारा। उसी पल मुक्के के चारों तरफ लिपटी जिंकी हर तरफ फैल गई और आसपास बिजली के कड़कने जैसे धमाके होने लगे। मुक्के की पावर अभी पूरी तरह एक जगह जमा भी नहीं हुई थी कि वो तेजी से बिखरने लगी। अगर इस पावर को सही तरीके से बाजू तक ट्रांसफर नहीं किया गया तो एक्सप्लोसिव डैमेज पैदा करना नामुमकिन है। जाहिर है, मार्शल आर्ट सीखना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन हार मान ले वो हमारा हीरो कैसा, आखिर नाकामयाबी ही तो कामयाबी की पहली सीढ़ी है। लड़का फिर से पूरी हिम्मत जुटाकर शुरू करता है। इस बार वो एनर्जी को धीरे धीरे इकट्ठा करने की कोशिश करता है ताकि अपनी हथेली से मुक्के की ताकत को महसूस कर सके। जैसे ही उसे लगा कि पावर अब फटने वाली है, उसने बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर एक जोरदार आयरन फिस्ट मारा। अगले ही पल मुक्के से एक ब्लू एनर्जी बाहर निकली और करीब 1 मीटर की दूरी पर जाकर जोरदार धमाका हुआ। लड़का अपनी यूनिक मार्शल आर्ट तकनीक नुशिन चोंग क्वान का इस्तेमाल तो कर पा रहा था, पर अभी भी बहुत सुधार की जरूरत थी। एनर्जी पर कंट्रोल सही न होने और उसे इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा समय लगने की वजह से सिर्फ एक मुक्का मारना 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ने से भी ज्यादा थका देने वाला काम था। बाकी लोग तो कड़ी मेहनत और साधना करके कंसोलिडेशन स्टेज तक पहुंचते हैं, लेकिन इसने लिविंग एनर्जी सिस्टम का इस्तेमाल करके सीधे उस लेवल पर जंप मारी थी। यही वजह थी कि उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ अभी उस मार्शल आर्ट की इंटेंसिटी को झेलने के लायक नहीं थी। भले ही वो एक पावरफुल एनर्जी पैदा कर सकता था, पर उसका शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब उसके पास एक ही रास्ता था, पहले मुक्के की पावर को थोड़ा कम रखे और धीरे धीरे इस स्ट्रेंथ के साथ तालमेल बिठाए। इसके बाद तो लड़का पागलों की तरह प्रैक्टिस में जुट गया। कभी मुक्के का जोर ज्यादा हो जाता तो कभी उसे चार्ज करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता। हद हो गई यार। 100 से भी ज्यादा बार फेल होने और बार बार कोशिश करने के बाद धीरे धीरे उसने सही तरीके से मुक्का मारने की ट्रिक समझ ली। इस वक्त वो बुरी तरह थक चुका था और हांफते हुए जमीन पर ढेर हो गया। भले ही अब वो अपनी बॉडी के हिसाब से एनर्जी पैदा कर पा रहा था और चार्जिंग टाइम भी पहले से आधा हो गया था, लेकिन इस एक मूव को करने में अभी भी उसकी बहुत ज्यादा ताकत खर्च हो रही थी। लड़के ने फौरन अपना सोल एनर्जी सिस्टम चेक किया, पर अफसोस पैनल पर अभी भी यही दिख रहा था कि वो एंट्री लेवल की शर्तों तक नहीं पहुंचा है। लगता है मार्शल आर्ट्स में मास्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आखिर रोम एक दिन में नहीं बना था। लड़के ने सोचा कि फिलहाल हॉस्टल जाकर थोड़ा आराम करना ही ठीक रहेगा ताकि कल तक रिकवरी हो सके। यहाँ का माहौल वाकई कमाल का था। न सिर्फ कई पीक इनर ट्रेनिंग लेवल के टीचर्स उसे पर्सनली गाइड करने के लिए थे, बल्कि यहाँ मिलने वाला 5 डिश और एक सूप वाला खाना तो किसी सरकारी अफसर के ठाट से कम नहीं था। लड़का खुद से कहने लगा कि इनर डिसाइपल बनने के मजे ही कुछ और हैं। अगली सुबह सूरज की रोशनी कुछ ज्यादा ही चमक रही थी और लड़का हमेशा की तरह सुबह 6 बजे से पहले ही सोकर उठ गया। लेकिन आज वो पहाड़ों पर कल्टीवेशन करने नहीं गया, बल्कि अपनी खास तलवार लेकर पिछवाड़े में ब्लेड टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगा। तलवार की चमक ऐसी थी कि मानो लोहे को मक्खन की तरह काट दे। लियोंग गैंग वाकई मार्शल आर्ट्स की कद्र करना जानती है, तभी तो ट्रेनिंग करने वालों को भी इतने बेहतरीन हथियार दिए गए थे। तलवार जैसे उसके हाथों का ही हिस्सा बन गई थी। वो अब अपनी एनर्जी को तलवार की धार पर समेटने की कोशिश करने लगा। वो पल ऐसा था मानो उसके अंदर किसी स्वॉर्ड सेंट की आत्मा आ गई हो। सच कहूं तो ये प्रैक्टिस कम और कोई धमाकेदार परफॉर्मेंस ज्यादा लग रही थी। हालांकि वो अभी भी अपनी एनर्जी और तलवार को पूरी तरह एक नहीं कर पाया था, लेकिन आज उसकी ब्लेड टेक्निक पहले के मुकाबले काफी स्मूथ थी। जैसे ही लड़का अपनी ट्रेनिंग की रफ्तार बढ़ाने ही वाला था, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, मैं वापस आ गया भाइयों। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां क्वीन शिक्सियोंग खड़े थे, जिनसे वो काफी वक्त बाद मिल रहा था। क्वीन शिक्सियोंग को लगता था कि मेहनत करने के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है, पर लड़के को देखकर वो दंग रह गए। सिर्फ 40 दिनों में चांदिंग जुआंग को स्मॉल सक्सेस लेवल तक ले जाना, वाकई बंदे में दम है। ये सुनकर लड़का थोड़ा शर्मा गया और बोला कि ये सब तो बस आपकी दी हुई उस सीक्रेट गाइड की वजह से मुमकिन हो पाया है। क्वीन शिक्सियोंग उसकी मक्खन लगाने वाली बातों पर हंस दिए और बोले, मुझे यकीन है कि कुछ ही दिनों में कोई न कोई तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने जरूर आएगा, तब शायद हम एक ही मास्टर के चेले बन जाएं। लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे तो अब तक यही लगता था कि एक टीचर पूरी क्लास को पढ़ाता है। ये पर्सनली चेला बनाने वाली बात उसने पहली बार सुनी थी। तब क्वीन शिक्सियोंग ने काफी सीरियस होकर उसे समझाया कि जो इनर अप्रेंटिसेस टैलेंटेड होते हैं, उन्हें सीधे सुपरवाइजर्स गोद ले लेते हैं। हालांकि ये सभी पीक इनर ट्रेनिंग लेवल पर हैं, फिर भी तुम्हें अपना मास्टर सोच समझकर चुनना होगा।
अब ऑप्शंस देखो। फील्ड वर्क के इंचार्ज हैं जेम्स, इंटरनल अफेयर्स संभालते हैं लिन यानफंग, वाटर अफेयर्स के हेड हैं लिू देहुआ, माइनिंग के इंचार्ज हैं किन शिहुआंग और आखिर में लॉ एनफोर्समेंट के हेड जाओ जिलोंग, जो मेरे मास्टर भी हैं। इन पांचों सुपरवाइजर्स की ताकत लगभग एक बराबर ही है। वैसे अगर सबसे तगड़े बंदे की बात करें तो वो हैं लॉ एनफोर्समेंट के इंचार्ज जाओ जिलोंग, जिन्हें पूरे चिंघे टाउन में इनर ट्रेनिंग का नंबर 1 खिलाड़ी माना जाता है। उनके बाद नंबर आता है माइनिंग इंचार्ज किन शिहुआंग का, जिनकी तलवारबाजी एकदम नेक्स्ट लेवल है। बाकी तीनों सुपरवाइजर भी अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं, पर वो मार्शल आर्ट्स के लिए उतने मशहूर नहीं हैं। बातों बातों में क्यून शिक्सियोंग फिर से अपनी पुरानी आदत पर उतर आए और नॉनस्टॉप बोलना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो बेचारे लियुए की प्रैक्टिस में खलल डाल रहे हैं। सुबह की ट्रेनिंग का प्राइम टाइम वैसे भी निकल चुका था, तो वो उसे बाय बोलकर नाश्ता करने निकल गए। सीनियर की बातें सुनकर लड़के को लगा कि आज तो ज्ञान की गंगा बह गई। काफी सोच विचार और एनालिसिस करने के बाद उसे लगा कि एक अच्छा टीचर मिलना बहुत जरूरी है। क्विन शिक्सियोंग को ही ले लो, उन्हें गैंग ज्वाइन किए आधा साल हो चुका है। उन्हें चांद दिंग जुआंग शुरू करने में 4 दिन लगे और स्मॉल सक्सेस तक पहुंचने में पूरे 50 दिन। इस हिसाब से देखा जाए तो उन्हें ग्रेट सक्सेस लेवल तक पहुंचने में अभी 3-4 महीने और लगेंगे। यानी क्विन शिक्सियोंग जैसे टैलेंटेड बंदे को भी 10 महीने लग गए, तो लड़के ने सोचा कि कम से कम 6 महीने बाद ही वो दुनिया को बताएगा कि उसने चांद दिंग जुआंग में ग्रेट सक्सेस हासिल कर ली है। इसका मतलब था कि उसे लियांग गैंग की खास गुप्त मार्शल आर्ट सीखने के लिए अभी 6 महीने का इंतजार करना होगा। उसे लगा था कि ये आधा साल बस यूं ही टाइम पास में निकल जाएगा। तभी उसे अपने पुराने दिनों की सुनी सुनाई एक बात याद आई। जब वो रेस्टोरेंट में प्लेट साफ करता था, तब उसने चुपके से किसी को मार्शल आर्ट्स मैनुअल चोरी होने की बात करते सुना था। उस स्किल का नाम था वू दुआन जिंगशेन और पता चला था कि वो चोर किंघे टाउन में ही कहीं छिपा है। वू दुआन जिंगशेन, ये नाम उसने पहले कहीं सुना तो था, पर ठीक से याद नहीं आ रहा था। दिमाग पर काफी जोर डाला पर फिर भी कुछ याद नहीं आया, तो उसने सोचा कि फिलहाल कैंटीन जाकर पेट पूजा करना ही ठीक रहेगा। इनर डिसाइपल होने के ठाठ ही अलग थे। अकेले रहने के लिए पर्सनल रूम तो मिला ही था, साथ ही यहाँ का खाना भी किसी हाई प्रोफाइल सरकारी अफसर के लेवल का था। इतने सालों तक गरीबी में धक्के खाने के बाद वो पहली बार अमीरों वाली लाइफ फील कर रहा था। उसे बार बार यही लग रहा था कि भाई इनर डिसाइपल बनना तो वाकई पैसा वसूल है। उसके सामने ऐसे लजीज पकवान रखे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, तो बिना देर किए उसने चॉपस्टिक्स उठाई और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़ा। अमीर लोग तो शायद खाकर सो जाते होंगे, पर इस बेचारे की किस्मत में नाश्ते के बाद सीधे क्लास जाना लिखा था। पढ़ाकू क्विन शिक्सियोंग तो पहले ही अपनी सीट पर बैठकर चैप्टर रिवाइज कर रहे थे, जबकि हमारा हीरो वहां थोड़ा लेट पहुंचा। क्लास में घुसते ही उसने अपना चार्म दिखाना शुरू किया और एक एक करके बाकी स्टूडेंट से हाय हेलो करने लगा। इसी तरह अगले 5 दिनों तक वो आर्ट ऑफ वॉर की पढ़ाई करता रहा। अब कल से वीकेंड की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं, पर अभी तक किसी सुपरवाइजर ने उसे अपना चेला बनाने के लिए अप्रोच नहीं किया था। मेहनत के मामले में तो वो खेत में काम करने वाले गधे से भी 10 कदम आगे था। सुबह उसने यीजी ग्वान टोंग क्वान में ग्रेट सक्सेस हासिल की, तो दोपहर होते ही बिना रुके 18 कंसेक्यूटिव किल्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी। किंग ऑफ हसलर्स का खिताब उसे ऐसे ही नहीं मिला था। वो रोज सुबह ठीक 6 बजे बिना नागा अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता था। चूंकि वो अभी डिवीजन ऑफिस में था, इसलिए उसने अपनी जादुई इमॉर्टल कल्टिवेशन को फिलहाल साइड में रख दिया था। इस पूरे वीकेंड उसने खाने और सोने के अलावा सिर्फ अपनी तलवारबाजी और पंचिंग स्किल्स पर फोकस किया, ताकि जल्द से जल्द एंट्री लेवल तक पहुंच सके। अगर वो वहां तक पहुंच गया तो फिर वो अपने सोल एनर्जी सिस्टम का इस्तेमाल करके तरक्की का शॉर्टकट ले सकता था। अपनी इसी दिन रात की अटूट मेहनत के दम पर वो आगे बढ़ता रहा। मुक्केबाजी की टाइमिंग और एनर्जी को एक जगह समेटने की उसकी काबिलियत अब काफी बढ़ चुकी थी। जब उसके हाथों में पावर एक खास लेवल तक पहुंच गई, तो लड़के ने फुर्ती से एक कदम आगे बढ़ाया और ट्रेनिंग डमी पर जोरदार प्रहार किया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो डमी वहीं के वहीं उड़ गई। अब वो अपनी फाइटिंग तकनीक और एनर्जी को इतने अच्छे से मिला चुका था कि उसके मुक्के की ताकत लकड़ी के पुतलों को चकनाचूर कर सकती थी। अचानक उसका सोल एनर्जी सिस्टम खुद ब खुद सामने आ गया। मैसेज आया, बधाई हो, होस्ट ने यीजी ग्वान टोंग क्वान के एंट्री लेवल की शर्तें पूरी कर ली हैं। ये देखकर लड़का खुशी से झूम उठा। इसका मतलब था कि अब वो मेहनत वाले लंबे रास्तों को छोड़कर सीधे अपनी स्किल को परफेक्ट लेवल पर ले जा सकता है। जैसे ही उसने 300 सोल एनर्जी खर्च करके इसे अपग्रेड किया, उसकी बॉडी के सारे स्टेट्स और ताकत में जबरदस्त उछाल आया। लड़के ने बिना एक पल गंवाए 600 पॉइंट्स और खर्च किए और सीधे ग्रेट सक्सेस लेवल पर पहुंच गया। अगले ही पल उसके शरीर से एक पावरफुल एनर्जी बाहर निकली और एक नीली चमकती हुई ढाल की तरह उसके पूरे बदन पर छा गई। लड़के ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए उस बेकाबू ताकत को काबू में करने की कोशिश की। फिर उसने पास ही पड़ा एक भारी भरकम पत्थर उठाया और उसे हाथों में लेकर ऐसे उछालने लगा जैसे वो कोई खिलौना हो। इसके बाद उसने उस विशाल पत्थर को हवा में ऊपर फेंका।
एकदम सही मौका देखते ही उसने हवा में उस पत्थर पर रुलाई शेनजांग से हमला कर दिया। उसकी हथेली में एनर्जी इतनी तेजी से जमा हुई कि उसने एक पावर बॉल का रूप ले लिया और पलक झपकते ही निशाने की तरफ बढ़ गई। फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। तो भाई लोग, आज का वीडियो बस यहीं तक, लेकिन टेंशन मत लो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके और भी कई चैप्टर्स बाकी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से अपलोड कर दूं, वीडियो को लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।